सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में समझा कि टर्म्स, कंसेप्ट्स और उनके यूजेस क्या हैं सोशियोलॉजी में। हमने कई क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से, कई केस स्टडीज़ के थ्रू आपको एक एक टर्म, एक एक कंसेप्ट सोशियोलॉजी में कैसे एग्जीक्यूट होता है समझाया। पर्पज़ उसका ये था कि आप सोसाइटी को बेटर समझें। उसका पर्पज़ ये था कि आज के समय में देश में, विदेश में, समाज के स्तर पर, एक इंडिविजुअल के लेवल पर हम किन समस्याओं से ग्रसित हैं, हम किन इश्यूज़ के अराउंड घिरे हुए हैं और उनके क्या रेजोल्यूशंस हैं, इन्हें बेहतर समझ सकें। हम चैलेंजेस को बेटर आइडेंटिफाई कर सकें और बेटर रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट कर सकें। इसी कड़ी में हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं आज। पिछले लेक्चरों के माध्यम से हमने कुछ सीखा। क्या सीखा, समझिए। हमने ये सीखा कि इंडिविजुअल और सोसाइटी आपस में कनेक्टेड हैं। एक इंडिविजुअल की बायोग्राफी सोसाइटी की हिस्ट्री बनती है। हमने देखा उस समय की वो सोसाइटी की जो हिस्ट्री है वो इंडिविजुअल की बायोग्राफी को शेप करती है। हमने ये देखा। तो इंडिविजुअल और सोसाइटी इंटरकनेक्टेड है आपस में। इतना ही नहीं, ये इंटीग्रेटेड भी हैं, एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए भी हैं। इनका ताना बाना आपस में ही बनता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जैसे सभी की, हर इंडिविजुअल की, सोसाइटी की इस सेटिंग में कोई ना कोई लोकेशन है। इंडिविजुअल प्लेस किए गए हैं, जैसे उनकी कोई ना कोई प्लेसमेंट है। इसी प्लेसमेंट को हमने स्टेटस में समझा। हमने देखा कि इंडिविजुअल के स्टेटस होते हैं। स्टेटस हमने अंडरस्टैंड किए, जैसे कि हमने एक हायरार्की बताई कास्ट के बेसिस पर, जिसे हमने एंशिएंट सोसाइटी में वर्ण के आधार पर बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से अगर आपकी प्लेसमेंट लेवल 4 पे है, शूद्र की पोजीशन पे है, तो आपके प्रिविलेजेस और आपकी ड्यूटीज़ बदल जाएंगी। दूसरी तरफ हमने आपको बताया अगर आप ब्राह्मण लेवल 1 पे प्लेस्ड हैं तो आपके प्रिविलेजेस और ड्यूटीज़ टोटली चेंज हो जाती हैं। यानी कि आप सोसाइटी के इस हायरार्की में, इस अपरेटस में, इस स्ट्रक्चर में कहीं सेट हैं, कहीं प्लेस्ड हैं। ये बड़ी चीज़, ये स्टेटस था आपका। इसी से आपके कुछ रोल्स निकल कर के आए। अब अल्टीमेटली आप जो अपने रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं अपने उस स्टेटस के अकॉर्डिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोल बड़े बाय चॉइस हैं। ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिल्म में एक्टिंग का रोल ऑफर हो रहा है, आपको लेना है कि नहीं लेना, आपने अपनी चॉइस से डिसाइड कर दिया। तो हमने ये देखा कि सोसाइटी के तहत जब हम प्लेस्ड होते हैं और हम उस स्टेटस को धारण करके रोल्स प्ले करते हैं, तो ये रोल्स कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशंस हैं। हमारे उस प्लेसमेंट की ऑब्लिगेशन है, हमारी उस पोजीशन, उस स्टेटस की ऑब्लिगेशन है हम पर। हमें इसे निभाना है। हम जब इसके बाहर जा रहे हैं तो शायद प्रयास किए जा रहे हैं, कई ज़रिए अपनाए जा रहे हैं हमें वापस इस रोल में लाने के। हम रोल अच्छे से प्ले कर रहे हैं तो फिर हमें रिवार्ड किया जा रहा है। हम रोल से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें पनिश भी किया जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि हम पर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ कंट्रोल्स हैं। सोसाइटी हमें कंस्ट्रेंट करती है, हम पर कुछ कंट्रोल्स लगाती है कि हम उन ऑब्लिगेशंस, उन रोल्स से बाहर ना जाएं। हम बार बार उन्हीं के साथ अलाइन करें, वहीं पे आके सेटल हों। तो जितने भी रिकैल्सिट्रेंट्स हैं, जो भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, उन्हें वापस लाने के समाज ने कई तरीके अपना रखे हैं। ये हमने आपको पढ़ाया था। इसे हमने सोशल कंट्रोल के माध्यम से सीखा। सोशल कंट्रोल भी हमने देखा 2 वे में एग्जीक्यूट हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमने इसे अच्छे से समझा था। अब ये जो सोशल कंट्रोल आप पर लग रहा है, आप पर एग्जीक्यूट हो रहा है, यकीनन ही किन्हीं इंस्टीट्यूशंस के वाया ही हो रहा होगा। इन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पर जानते हैं, जो कभी तो आप पर पॉजिटिव सैंक्शंस लगा रही हैं, यानी कि आपको रिवार्ड कर रही हैं, आपको प्रोत्साहन दे रही हैं क्योंकि आपने वो एक्सपेक्टेड रोल फुलफ़िल कर दिया, और कभी ये आपको नेगेटिवली भी सैंक्शंस दे रही हैं, यानी कि पनिश कर रही हैं क्योंकि आप एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ बिहेवियर से अलग बिहेव कर रहे हैं। तो ये सोशल कंट्रोल इम्पोज करने वाली इंस्टीट्यूशंस, सोशल इंस्टीट्यूशंस समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सोशल कंट्रोल मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था, ऑलवेज़ नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव भी होता है।
अच्छा भी होता है। ये सोशल कंट्रोल ही है, आदर सम्मान करना, लोगों को जीने देना, तो जियो और जीने दो, ऐसी भी तो एक मान्यता है। ये भी तो बढ़िया चीज़ है। तो सोशल कंट्रोल ऑलवेज़ नेगेटिव हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव भी सोसाइटी टू सोसाइटी बदलता है, कल्चर टू कल्चर बदलता है, या फिर एज टू एज भी बदलता है। ये भी बड़ी चीज़ है। एक समय में जो हो सकता है आपके बच्चों को आपके द्वारा लगाया जाने वाला कंट्रोल फील कर रहा हो सकता है वो बच्चा जैसे ही आगे जाके माता या पिता बने तो वो भी वही सेम कंट्रोल अपने बच्चों पे इम्पोज़ करे। तो एक एज में उसे वो सोशल कंट्रोल प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। उसे जब कहा जा रहा है कि गाड़ी अभी मत चलाओ, बाइक लेके मत जाना, उसे लगता है कि वो चला सकता है, लेकिन माता या पिता रोक रहे हैं। एक समय के बाद वो सेम ये रोल फुलफ़िल करेगा और तब उसे ये जायज़ लगेगा, क्योंकि उसका स्टेटस बदल गया, तो उसका रोल भी बदल गया। पहले वो बच्चे के रोल स्टेटस पे था, तो रोल भी बच्चों जैसे ही थे। आज स्टेटस माता पिता का है, तो रोल भी फिर वैसा ही है। तो सेम चीज़ आज अच्छी लगती है, कभी बच्चे के स्टेटस में बुरी भी लगती थी। तो स्टेटस जो है वो उम्र के मुताबिक भी बदलते हैं, समाज में बदलते हैं, इसी तरह से रोल भी बदलते रहते हैं, इसी तरह से सैंक्शंस भी बदलती हैं। किसी समाज में जो चीज़ें नेगेटिव सैंक्शंस बंद का रीज़न बन जाती हैं, किसी दूसरे समाज में वो चीज़ें पॉजिटिव सैंक्शंस का रीज़न होती हैं, नेगेटिव सैंक्शंस का रीज़न नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक पितृ प्रधान समाज है और वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है कि लड़की ने अपने अधिकारों के लिए कुछ आवाज़ उठाई है, उस समाज में ये नेगेटिव सैंक्शन का आधार बन जाएगी, उसे पनिशमेंट भी दी जा सकती है। लेकिन एक विकसित समाज में हो सकता है, एक मॉडर्न सोसाइटी में अगर उस लड़की ने अपने अधिकारों की आवाज़ उठाई है, हो सकता है उसे चेरिश भी किया जाए, उसे सेलिब्रेट भी किया जाए कि हाँ, आपने सोसाइटी को और प्रोग्रेसिव बनने में मदद दी। ये डिपेंड करता है कि सैंक्शंस जो आप पे लग रही हैं, इसकी बैकग्राउंड सोसाइटी से आती है, सोसाइटी के स्टेटस पे डिपेंड करता है। सोसाइटी का भी स्टेटस होता है। जैसे मैंने बताया, सोसाइटी मॉडर्न है, ये भी बड़ी चीज़ है। तो हम इन सोशल इंस्टीट्यूशंस को आज पढ़ेंगे जो पीछे खड़ी हैं इन सोशल कंट्रोल्स के, जो इन सोशल कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट कर रही हैं। अलग अलग तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें हम समझेंगे। 11th क्लास NCERT बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। ओके, हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मुद्दा ये है जो मैंने यहाँ पर लिखा, अभी आपको समझाया है। अभी इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइज अ प्लेस इन सोसाइटी, ईच वन ऑफ अस हैज़ अ स्टेटस एंड अ रोल। देयर आर सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट कंस्ट्रेन एंड कंट्रोल, पनिश एंड रिवार्ड। कौन होती, किस तरह की होती हैं? दो तरह की हैं, मैक्रो एंड माइक्रो सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैक्रो लेवल इंस्टीट्यूशन, द स्टेट, राज्य आपके ऊपर बहुत से कंस्ट्रेंट लगाता है ना भाई। आप मुझे ये बताएं कि आप 18 बरस से पहले गियर वाली गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? नहीं चला सकते ना, क्योंकि किसने आपके ऊपर रोक लगा रखी है? लॉ ने। अगर आप चला लेते हैं गाड़ी, तो वो अनलॉफुल है, माने कि वो इल्लीगल है। तो ट्रैफिक पुलिसमैन यही कहता है ना कि दिस इज़ इल्लीगल, जबकि आपके घर वालों ने आपको गाड़ी दे दी है, आप भी अपनी चॉइस से गाड़ी चला रहे हैं। तो फैमिली ने गाड़ी दे दी, हमने एज ए इंडिविजुअल भी गाड़ी ले ली, फिर भी वो सैंक्शनड नहीं है, क्योंकि लॉ इसे, तो वो पुलिसमैन आपको कहेगा ये अलाउड नहीं है। अब उसे सही वर्ड कहना नहीं आ रहा है, मेन बात इसकी सैंक्शन नहीं है, इसकी सैंक्शन नहीं, क्योंकि पूरे देश ने मिल करके बैठ के विचार करके एक संविधान बनाया। उस संविधान से ये प्रक्रिया आई कि 5-5 साल पे चुनाव करके सरकार चुना करेगी। वो सरकार में एक प्रोसेस है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव एज एन MP जाके बैठते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देश हर 5-5 साल पे एक सरकार चुनेगा जो देश को रिप्रेजेंट करेगा। वो MPs ने मिल करके आप ही की विचारों को समझ करके एक कानून बनाया है, मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें कि 18 बरस के नीचे आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो समाज नहीं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के वाया समाज के लोगों के लिए ही एक नियम बनाया है, उसे भंग नहीं कर सकते, उसे वायलेट नहीं कर सकते, वो अनलॉफुल हो जाएगा, वो इल्लीगल हो जाएगा। हाँ, उसी समाज के किसी एक परिवार ने, किसी एक बच्चे ने गाड़ी चला ली,
लेकिन लार्जर सोसाइटी उसे क्या कर रही है, कंस्ट्रेंट। किसकी फॉर्म में, द स्टेट, राज्य। पहले तो राज्य ने कानून बनाया, तो राज्य यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ इन द लेजिस्लेचर, इन द पार्लियामेंट, और दूसरी तरफ वही राज्य ने आपको आकर के सड़क पे रोका, तो राज्य, द स्टेट, यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन की किस ब्रांच, द पुलिस। कौन सी सब ब्रांच, द ट्रैफिक। तो उसने आपको रोका भी। और जब आपने जज के सामने जाके कहा कि मेरे माता पिता का पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा शरीर, मुझे चलाना था, तुमको क्या, क्यों रोक दिया मेरे को, मेरी हाथ पाँव टूटेगा, मेरे घर वाले बनवा देंगे, मेरा मोटरसाइकिल टूटेगा, बनवा देंगे। तो जज कहेंगे कि बेटा देश का कानून अलाउ नहीं करता। आप कहेंगे क्या कानून, मैं नहीं मानता। कहेंगे बेटा कानून इसलिए है कि देश चाहता था। तो आप कहोगे क्या देश, कौन था देश, मैं नहीं था उसमें। तो कहेंगे कोई बात नहीं, तुम नहीं थे लेकिन समाज है उसमें, तुम भी कहीं ना कहीं उसी में हो, चिंता मत करो। तो ये कानून तुम्हें मानना पड़े, तुमने नहीं माना, चलो पेनल्टी दो। और मुझसे बदतमीजियाँ करोगे ना बेटा, तो इसी समाज ने कुछ और भी बनाया है, फिर जेल भी जाओगे। तो फिर वो सुधर जाता है, फिर वो नहीं करता ऐसा। 16 साल के हो तो फिर नॉन गियर वाली स्कूटियाँ दौड़ा सकते हो, लेकिन नियम से, स्पीड लिमिट के अंदर। किसी को ठोकोगे तो उठवा लिए जाओगे। इसलिए गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करानी पड़ती। आपके दिमाग में कई बार आता है यार गाड़ी मेरी गाड़ी ठुके, बर्बाद हो जाए, जहन्नुम में गिर जाए जाके, मैं इंश्योरेंस नहीं कराता। ये लोग मेरा चालान करने को आ जाते हैं। पुलिस वाले से पूछा यार मेरी गाड़ी मैंने इंश्योरेंस नहीं करा, तेरे को क्या। वो आपको कहेगा, उस कई बार पुलिस वालों को भी नहीं क्लियर होता, वो ये कहते हैं इंश्योरेंस तो करानी पड़ेगी बस। आप भी उसे कह रहे हो यार एक बात सुन, 20 लाख की मेरी गाड़ी ना, आग लगा दे इसको, मुझे एक चवन्नी किसी देश से नहीं चाहिए, मैं नहीं कराता इंश्योरेंस, तू मेरा चालान क्यों करेगा। वो कहेगा देखो ये तो नियम है भाई। वो ये नहीं समझा पा रहा कि गाड़ी आपकी, रफ्तार बताई सरकार ने, उस गाड़ी पे कोई भी बैठ जाए किसी भी मूड में, उस मूड में गाड़ी चला के तुम सड़क पे जा रहे दूसरे लोगों को रौंद दो, ये तो आपका नहीं है ना। फिर तो आप गाड़ी चलाते हुए सड़क पे उतरोगे इस जिम्मेदारी के साथ कि जिसे आप ठोकोगे उसकी इंश्योरेंस आप पहले ही करा के चल रहे हो। तो थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस करा के चलो, वो जिसे तुम ठोक सकते हो। ये तुम नहीं कराते तो चालान होगा। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या डेप कैप इंश्योरेंस कराई नहीं कराई हमें नहीं मतलब, भाड़ में जाओ, हम चालान भी नहीं करेंगे। तो आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव या डेप कैप इंश्योरेंस, वो मैटर नहीं है पुलिस वाले के लिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप सड़क पर उतर रहे हैं, आप एक सामाजिक जिम्मेवारी के साथ उतर रहे हैं। आप वो गाड़ी किसी और पे चढ़ा नहीं देंगे, किसी और को नुकसान नहीं कर देंगे, और अगर आपसे हो गया तो वो नुकसान जो है ये इंश्योरेंस से भरा जाएगा। लेकिन हमारे देश में लोगों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कंसेप्ट पता ही नहीं है, इसलिए तो कोई नुकसान उस पार्टी इंश्योरेंस से भर भी नहीं रहा ना। जिसकी ठुकती है वो भी आप ही से पैसा मांगता है, और आप उसकी गाड़ी ठोक रहे हो तो आप भी उसे खुद से जब अपनी जेब से ही दे रहे हो, बशर्ते कि वो हो सकता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाया पे हो जाए। तो दैट इज़ द कंसेप्ट। तो जब आप इंश्योरेंस कराते हो उसमें लिखा रहता है नीचे थर्ड पार्टी की फ़ीस चार्जेस 800 रुपये। अब तो बहुत महंगी हो गई थर्ड पार्टी भी, इट इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, सो आप पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ एब्लिगेशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है। पहली आपकी वो लाइसेंस वाली ऑब्लिगेशन 18 बरस वाली फुलफ़िल कराई आपसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन ने, वो थी द लॉ, द लीगल इंस्टीट्यूशंस। आई बात समझ में? अच्छा, मोहल्ले में घूमते रहते हो, गांव गली में घूमते रहते हो, घूमते हो हुल्लड़बाजियाँ कर, अब 18 से ऊपर ही हो, घूम भी सकते हो, हुल्लड़बाजियाँ करते हो, हल्ले मचाते हो, लड़कियों को लड़कों को डराते हो, स्कूल खुलने के बाद पहुंच जाते हो छुट्टी के टाइम स्कूल के बाहर, वहाँ पर जाकर के चिम चिल्ले करके मज़े लेते हो। ऐसे में गांव के मोहल्ले के बुजुर्ग अंकल आंटियाँ सब देख रहे हैं, वो आकर के आपके आपस में पहले बात करेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है, मोहल्ले में ऐसा नहीं होना चाहिए, गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा गलत हो रहा है। जब वो खुद बातें करते करते किसी तरह से तुम तक मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई गांव वालों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मोहल्लों वालों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हारे घर तक बात पहुंचेगी। हिम्मत करके कोई एक अंकल या आंटी पहुंचेगा कि देखो सारा गांव सारा मोहल्ला इस बात को अच्छा नहीं मान रहा, ये गलत कर रहा। फिर परिवार ये देखेगा कि रहना तो हमने इस मोहल्ले में ही है, इस गाँव में ही, फिर वो आपको खींचेगा कि भाई क्या बदमाशियाँ, क्या बदतमीजियाँ, हमारा नाम डुबा रहा है, बदतमीजियाँ कर रहा है आजकल स्कूलों के बाहर जा करके। तो फिर हम वहाँ पर रुक जाएंगे, कहेंगे आगे से नहीं जाएंगे। दोस्तों ने पूछा आज नहीं आ रहा स्कूल के बाहर,
तो उसे कहेंगे यार वो चुगली लगा दी लोगों ने। वो क्या हुआ तुम पर? तुम आज नहीं गए स्कूल के बाहर, ये तुम पे एक और कंस्ट्रेंट लगा। ये सोशल कंस्ट्रेंट जो लगा ये फैमिली ने लगाया, और फैमिली पे ये सोशल कंस्ट्रेंट जो लगा ये गांव वालों ने, कई बार सरीका लगाता है तो किनशिप ने लगा दिया। आई बात समझ में? तो आपके परिवार, आपके कुनबे ने आप पर एक कंस्ट्रेंट और लगा दिया। अब यहाँ पर स्कूल के बाहर खड़े हो, लॉ कुछ नहीं कह रहा, आपको रोक नहीं रहा, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। कई बार स्कूल के बाहर पुलिस वालों की ड्यूटी लगी होती है, चुप चढ़ के खड़े हो कोई बात नहीं, वो हल्ला मचाओगे फिर पकड़ते भाई क्या करने आया, कौन है तेरा यहाँ पे? फिर हम कहते हो अंकल है, अब अंदर अपनी है कोई, तो है कोई मतलब कि अपनी कज़न है, सिस्टर है, कोई भी है, फिर वो छोड़ भी देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं अंदर, आप शैतानी नहीं कर रहे हो, चुप करके खड़े हो, तो कुछ नहीं कहता। लेकिन समाज वहीं से गुजरते हुए कहीं घर वालों ने देख लिया, गाड़ी या शीशा खोल के भाई यहाँ क्या कर रहा है, फिर हम दुब दबा के भागेंगे। क्यों? क्योंकि एक कंस्ट्रेंट है। तो ये कंस्ट्रेंट तो स्टेट का नहीं था, ये तो लॉ का नहीं था, ये कंस्ट्रेंट तो भैया किसका था? फैमिली का था। हमने वो काम करना बंद कर दिया। चौक पे मत खड़े हुआ करो। लड़कों को एक आदत रहती है, ये 15 साल से 19-20 साल तक बड़ी घमासान आदत होती है, बाहर निकलने के लिए भागते हैं घर से, पता नहीं क्या होता है, गेट की तरफ। बाहर गली में पड़ रही हर आवाज़ अपने नाम जैसी लगती। जैसे जब मैं इस उम्र में था, गली में कोई आवाज़ आती थी मुझे लगता है सब ऐसे कह रहे रूप, मेरा घर का नाम है, मुझे ऐसी आवाज़, मैं घर में कोई ने बुलाया, कहते किसी ने नहीं बुलाया, चुप करके सो। दोपहर को हमें सुलाया जाता था, कहते सो चुप करके, कोई नहीं बुला रहा। लेकिन आवाज़ें आती हैं दूर दूर से कानों में कि कोई बुला रहा है। फिर बार बार एक गली का मोड़ होता है, मोहल्ले का एक मोड़ होता है, वहाँ बड़ा अच्छा लगता है। उस मोड़ पे जाके हम ही खड़े हुए हैं ना, 4 लोगों ने, हर आते जाते अंकल आंटी सब जो है, अच्छा बड़ा लग रहा है, वो मोड़ अपनी पंचायत जैसा लगता है। तो बार बार घर वाले मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि अच्छी बात नहीं, मोड़ पे मत खड़ा हुआ, तो नुक्कड़ पे खड़े, चौराहे वाले, नुक्कड़ वाले, मोड़ों वाले, ऐसे नाम डाल दिए जाते हैं। ये भी एक तरीका है हम पर सोशल कंट्रोल लगाने का। मैंने बताया था ना कि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के कई तरीके हैं, जैसे लाफ्टर, कई ताने, कई नाम। तो ऐसे नाम दिए जाते हैं, अरे ये तो अब चौक चौराहों पे खड़े होते हैं भाई, चौरस्ते वाले, चौकों वाले, सड़क छाप, है ना। तो फिर वो हमको होता है ऐसी फालतू बातें मत करो, नहीं खड़े होंगे आगे से उस चौक पे, तो हम रुक जाते हैं, जबकि कोई कानून नहीं रोक रहा हमें उस मोड़ पे खड़े होने से। तो इस तरह के कंट्रोल हम पे लगते रहते हैं। हमारा सिस्टम लाइफ का ऐसा ही बनता है, हम इन्हीं से घिरे हुए हैं। ये सोशल कंट्रोल जो लगा रही हैं हम पे, ये हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। कई बारी हमें ये कंट्रोल लगाती हैं, हमें पनिश करती हैं, लेकिन कई बारी यही इंस्टीट्यूशंस हमें प्रिविलेज भी देती। कारण रोका चाहे परिवार ने था कि गाड़ी लेके नहीं जाना, स्कूटर लेके नहीं जाना, कॉलेज के बाहर नहीं जाना, चौक पे नहीं जाना, लेकिन इसी परिवार ने स्कूटर दिया भी, इसी परिवार ने गाड़ी दी भी, इज्जत से सड़कों पे उतरने का मौका भी इसी परिवार ने ही दिया। रोका उसी राज्य ने था कि 18 के पहले स्कूटर नहीं चलाना, लेकिन उसी राज्य ने एयरक्राफ्ट भी उड़ाने दिया, उसी देश ने पायलट के तौर पर जहाज भी उड़ाने दिए, क्योंकि उसने एक व्यवस्था बना करके हमें लाइसेंसेस दिए, हमें पायलट ट्रेनिंग कोर्स करवाया, और हम वो करके हवाई जहाज उड़ाते हैं। 18 के पहले जो राज्य हमें स्कूटर नहीं चलाने दे रहा, 18 के बाद वो 21 में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करके हमें हवाई जहाज उड़ाने दे रहा है। 16 से 19.5 की उम्र में एनडीए का पेपर क्लियर करा के, और उसके बाद सीडीएस का करवा के, अगर एनडीए नहीं हो रहा आप एयरफोर्स में पायलट बनिए, कौन रोक रहा है आपको, उड़ाओ जहाज। देखो सेम राज्य था, कभी स्कूटर नहीं चलाने देता था, कभी पायलट भी बनाता था। तो जहाँ आपको कुछ पनिशमेंट्स हैं, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, वहीं पर प्रिविलेजेस भी हैं, रिवार्ड्स भी मिलते हैं। इसी की बात हम सोशल इंस्टीट्यूशंस के बाया करेंगे। आप पे रोक भी लगती है, सेम इंस्टीट्यूशन आपको प्रमोट भी करता है, आपको आगे भी बढ़ाता है, क्योंकि वही इंस्टीट्यूशन है फैमिली का आपको मोड़ पे खड़े होने से रोक रहा है, वही इंस्टीट्यूशन आपको स्कूटर, साइकिल, गाड़ी, कैसे भी स्कूल भी छोड़ के आता है कि नहीं। 1 मिनट के लिए देखो तुम्हारी लड़ाई क्या है। तुमको जब मोड़ पे खड़े होने से उस इंस्टीट्यूशन ने रोका, तुम्हारे मन में एक बात आई कि 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगता है कि घर छोड़ दूँ यार। तुम ऐसा ही कहते हो ना, मेरा तो दम घुट रहा है इस घर परिवार में, मन में तो आता है सब छोड़ छाड़ करके कहीं चला जाऊं। लेकिन दूसरे ही पल तुम्हें यह सच्चाई भी समझ आ जाती है कि सब कुछ मिल भी इसी से रहा है, स्कूल भी नाम इसी वजह से लिखा हुआ है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी घोड़े की मौज भी इधर से ही है, सब कुछ इधर से ही है कि नहीं।
ये बड़ी चीज़ है। जहाँ वो तुम्हें बहुत से ऐसे तजुर्बे नहीं करने दे रहे जो तुम कॉलेज स्कूल के बाहर जाए करना चाहते हो, दूसरी तरफ हर शादी विवाह महोत्सव में ले जाके, नई नई लोकेशंस पे ले जाके तजुर्बे करवा भी तुमको वही रहे हैं। तो इस तरह से अक्सर समाज में कई सवाल खड़े होते हैं। आप कहेंगे सर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? समाज कई लड़ाइयों से गुजर रहा है, तुम्हें पता है। लड़ाई केवल वो नहीं होती बेटा कि तालिबान ने अफ़गान सेनाओं को जीत लिया और आज तालिबान का रूल है। तुमको क्या लगता है तालिबान की सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई? तालिबान हर रोज़ अपने आप से कई लड़ाइयाँ लड़ेगा। एक लड़ाई ये भी है कि उसे पूरी दुनिया और अपने देश के लोगों की एस्पिरेशंस पे खरे उतरना है। उसे एक जस्ट रूल देना है, विकास देना है। उसे अब शरिया पे ही खरे उतरना होगा, दिखाना होगा कि इस्लाम में प्रगति है। ये उसकी खुद की रोज़ की लड़ाई है। एक लड़ाई यह भी होती है कि आप अपने भीतर ही, समाज के भीतर ही एक द्वंद्व चल रहा है रोज़। बच्चों का माता पिता से द्वंद्व है, माता पिता का बच्चों से द्वंद्व है, परिवार का समाज से एक द्वंद्व चल रहा है। ये भी होता है। आप अपने मोहल्ले को, रिश्तेदारी को, किनशिप को सेटिस्फाई करते रह जाते हैं कि भाई हम तो भेजेंगे जी अपने बच्चे को बाहर। कई बार बहुत बड़ा शरीका खड़ा हो जाता है। आजकल पंजाब की बात करें, जब लड़की को आप बाहर भेजने लगते हैं तो आपसे कई तर्क दिए जाएंगे, अरे लड़की है, छोटी है, बाहर भेज रहे हो, कैसे चलेगा। तो आप पूरे बोल्ड मैनर में आते हैं और अपने पूरे शरीके से कन्फ्रंटेशन लेते हैं। एक द्वंद्व होता है शुरू कि यार मैं भेज रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मैं देख लूँगा, तुम कौन होते हो। ये द्वंद्व हैं जो हर रोज़ चल रहे हैं। इस द्वंद्व में कई बार ऐसा होता है हमें कि मन में आता है कि इन इंस्टीट्यूशंस को ही ब्रेक कर दे, इन इंस्टीट्यूशन से खुद को ब्रेक कर लें, या तो घर ब्रेक कर दें या खुद को इससे ब्रेक कर लें। आप यहाँ पे सही मैनर में सोच सकें, इसके लिए ये चैप्टर सब्जेक्ट वाया पढ़ाया जाता है। आपको सिखाया जाए कि ना तो इंस्टीट्यूशन ब्रेक करना है, ना खुद को इंस्टीट्यूशन से ब्रेक करना है। बस ये देखना है कि जहाँ पर वही इंस्टीट्यूशन तुम पर कुछ सोशल कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, वहीं तुम्हें वो कुछ प्रिविलेजेस भी देते हैं। हमें बस उन इंस्टीट्यूशंस को रेलेवेंट बनाए रखना है और तुम्हें एक ओबीडियंट फॉलोअर बनाए रखना है। उन्हें रेलेवेंट बनाए रखना है कि वो तुम्हारी बदलती ज़रूरतों को समझें, बदलते समाज को समझें, अर्थव्यवस्था को, राजनीति को समझें। तो वो अपनी कार्य पद्धति, प्रणाली दोनों को बदलें, अपनी एग्जीक्यूशन को, अपने वर्किंग पैटर्न को, दोनों को बदलें, अपने प्रिंसिपल्स को भी थोड़ा थोड़ा बदलें। और वहीं तुम भी दूसरी तरफ ओबीडियंट रहो कि यू आर डिवोटेड टू द इंस्टीट्यूशन, तुम इसे बेटर ही बनाओगे। क्योंकि ब्रेक अवे इज़ नॉट द सोल्यूशन, है ना। और फिर जब ऐसा हो जाता है, कुछ लोग इंस्टीट्यूशंस में खुद को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर आपने एक वर्ड अक्सर सुना होगा, सेडिशन। आपने देखा होगा कि राज्य ने, यानी कि देश ने, यानी कि सरकार ने, यानी कि पुलिस ने किसी बंदे पे सेडिशन के चार्जेस लगा दिए, देशद्रोह का मामला फिट कर दिया। वो इसी तरह से है कि वो पर्सन भी कह रहा है कि मैं नहीं मान सकता यार तुम्हारे नियम कानून, तो वो अब सेट ही नहीं हो पा रहा है इन इंस्टीट्यूशंस में, वो उस लीगल फ्रेमवर्क में खुद को देख ही नहीं रहा कहीं। और देश भी ये मान रहा है कि अब ये हमारे इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में भाई ये सेट नहीं बैठता, ये तो द्रोही है भाई। द्रोही होने से रोकना है हमें समाज को। दूसरी तरफ समाज को भी रोकना है, लोगों की हर फ्रीडम, हर एग्जीक्यूशन को ये टैग ना दे करके दबा दो कि वो द्रोही हैं। ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? तो जहाँ एक तरफ संस्थाओं को रोकना है, इंस्टीट्यूशंस को रोकना है कि वो लोगों की एस्पिरेशंस को, इंडिपेंडेंस की फीलिंग को, फ्रीडम को हर बार किसी द्रोह का नाम दे करके, कभी विद्रोह, विद्रोह की ये विपरीत द्रोह करते हैं, कभी देशद्रोह का नाम दे के दबाते मत रहो। वहीं दूसरी तरफ हमें इंडिविजुअल्स को ये बताना है कि द्रोही होना कोई मार्ग नहीं है, सेटलमेंट अचीव करनी है हमें। ठीक है, इसलिए चैप्टर है, क्योंकि ये द्वंद्व तो है, ये तो सत्य है। हम सफ़र कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों से, वी आर सफरिंग। पैसा है घर में भी, देश में भी, डेवलपमेंट है घर में भी, देश में भी, एजुकेटेड हैं, पत्रकार हैं वो, देश भी शिक्षित है, फिर भी द्वंद्व है। देश उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा। देश यहाँ पर जब हम देखें तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो रही, वो उस गवर्नमेंट के रूल से कंफर्टेबल नहीं हो रहे। दोनों में एक द्वंद्व है और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अंततः दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध होने की बजाय राष्ट्रहित में होना होगा।
इसके लिए सरकार को भी रेलेवेंट होना होगा, अपना पाथ बदलना होगा, और उस पर्सन को भी अपना पाथ थोड़ा सा बदलना होगा। दोनों को प्रेजुडिसेस से बचना होगा, दोनों को स्टीरियोटाइपिंग से बचना होगा, और दोनों को नेगेटिव थिंकिंग से ऊपर आना होगा। इस पर चर्चा, इस पर मंथन ना हो, देश, समाज, परिवार कैसे चलेंगे एक साथ? इंडिविजुअल कैसे ग्रो करेंगे? अलगाववाद की नीति से हम कैसे जी पाएंगे? केवल अलग ही होते जाएंगे। तो जब ये एकोमोडेशन नहीं हो पाती इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल के बीच, तो जन्म लेता है अलगाववाद। वो लोग खुद को उन इंस्टीट्यूशंस में एक्सप्रेस होते देखते ही नहीं। फिर वो बच्चा कहता है कि यार तुम्हें मेरी कोई पड़ी ही नहीं। वो अपने परिवार को कहता है तुम्हें मेरी कोई है ही नहीं। मैं स्कूटर चलाऊं तुमको उसमें प्रॉब्लम, मैं मोड़ पे चला जाऊं दोस्तों के साथ तुमको इसमें प्रॉब्लम, मैं स्कूल के गेट के बाहर खड़ा हो जाऊं तुमको इसमें प्रॉब्लम, मैं घूमने चला जाऊं तुमको इसमें प्रॉब्लम। तुमको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है? तो वो ये देख रहा है कि जैसे तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो मैं वैसे ही जीऊँ, मैं एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा हूँ कहीं पे, आई कैन नॉट सर्वाइव। वहीं फैमिली ये कह रही है तुम्हें गाड़ी चलाने से रोको तुम्हें तब प्रॉब्लम, तुम्हें यारों दोस्तों में घूमने से रोको तुम्हें तब प्रॉब्लम, तुम्हें मोड़ों पे जाने से रोको तुम्हें तब प्रॉब्लम, तुम्हें स्कूल के गेट के बाहर जाने से रोको तुम्हें तब प्रॉब्लम। तुम जो चाहते हो हम भाई वो अप्रूव कर ही नहीं सकते, तुम्हें हमारी कोई बात नहीं माननी, हम तुम्हारे साथ कैसे चलें? तो दोनों एक दूसरे से अलग होना ये एक बेटर ऑप्शन समझते हैं। ऐसे देश के स्तर पर भी एक बड़ा समूह या एक बड़ा वर्ग अलग हो जाना चाहता, अलगाववाद आता है। ये किसी राष्ट्र के लिए, किसी समाज, किसी परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। बेहतर ये है कि हम इस अलगाववाद को दूर करें। उसके लिए हमें समझना होगा कि कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ सोशल कंट्रोल्स हैं जहाँ पर सोशल कंट्रोल्स एक लेवल पर आपको पनिश करते हैं, वहीं रिवार्ड भी करते हैं। हमें जेन्युइन एस्पेक्ट्स में पनिशमेंट लेके आनी है और अच्छे कामों के लिए रिवार्ड प्रमोट करने हैं। हमें गलत चीज़ों के लिए रिवार्ड और जेन्युइन कंडक्ट के लिए पनिशमेंट वाले ट्रेंड को बदलना है। वह समाज बर्बादी की ओर बढ़ने लग जाता है जब रिवार्ड उनको मिले और उन कामों के लिए मिले जो कि अप्रिय हैं, और पनिशमेंट उनको मिले और उन कामों के लिए मिले जो प्रगतिशील हैं। आई बात समझ में? ये हो रहा है, इसे हमें रोकना है। तो कबीर कह गए हैं, कहत कबीर सुनो भई साधु, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना घुन का, कौआ मोती खाएगा। मतलब वो यही बता के गए हैं कि एक ऐसी सोसाइटी भी होगी जिसमें वो इंडिविजुअल्स मोती चुगेंगे जो कि करेक्ट नहीं है, यानी कि कौए, यानी कि काला काम, यानी कि नियमों के विरुद्ध, और वो घुन खाएंगे जो कि प्रगतिशील बातें करेंगे। यह नहीं होना चाहिए। तो वो इसी बात पे बात करके गए कि सोशल इंस्टीट्यूशंस को करेक्ट मैनर में बिहेव करना है, ऐसा ट्रेंड प्रमोट हमें नहीं करना है। ओके, इन चीज़ों से बचना है। तो वो यही समझा के गए। सोशल इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम इन्हें इस तरह से देख सकते हैं जैसे कि फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। फैमिली इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज तो मैं कई बारी क्लास में जिक्र कर चुका हूँ कि मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज इज़ अ वेरी बिग सोशल इंस्टीट्यूशन। कारण क्या है? देखिए, विवाह होता है, हम जिस समाज में हम उसकी बात कर लेते हैं। भैया मैं आदिवासी समाज में तो फ़िलहाल मैं नहीं हूँ, चैप्टर के बाद उसकी भी बात करेंगे। मैं जिस समाज में हूँ, विवाह होता है, एक महिला अपने पिता परिवार से अपने पति के परिवार में आती है। वहाँ आने के बाद संतान होती है, एक नया परिवार आगे बढ़ता है, कुल स्थापित होता है। इस परिवार और इस कुल से समाज स्थापित होता है। तो यहाँ पर अगर हम मैरिज को देखें तो महिलाएं यहाँ समाज की स्थापना का आधार हैं। यदि महिलाएं एक परिवार से दूसरे परिवार की ओर जा ही नहीं रहीं तो परिवार आगे बढ़ नहीं रहा। जब ये हो ही नहीं रहा तो नया कुल स्थापित हो नहीं रहा। जब ये कुल स्थापित हो ही नहीं रहे तो समाज ही नहीं स्थापित हो रहा। जब समाज स्थापित हो ही नहीं रहा तो नियम नहीं है, रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है, लॉ नहीं है, तो सब कुछ एनर्किज्म है, अराजकता है। तो ये है एक मैरिज का रोल
एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। बड़ा रोल प्ले करती है मैरिज। ये एक आयाम बताया, इसके बहुत से भी आयाम हैं। तो मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप में आते हैं और कैसे लाइफ में एक कॉम्पोजिट वन के तौर पर एग्जीक्यूट करना है ये सीखते हैं। वुमेन और मैन दोनों खुद को एक नई फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं। बीइंग इंडिविजुअल वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बीइंग कपल अब उन्हें एक नई फॉर्म में खुद को आइडेंटिफाई करना है। उसके तहत उनमें कुछ चेंजेस इंड्यूस होंगे क्योंकि उन पर कुछ ऑब्लिगेशंस आई हैं। पहले इस बात की कि मेल फीमेल के साथ हैं और फीमेल मेल के साथ हैं, तो उन्हें अपने अंदर कुछ परिवर्तन करने होंगे। ये परिवर्तन यदि उनमें नहीं आ रहे हैं तो देखा सोसाइटी कैसे आ जाती है उठ के, और फिर ये कहती है ना, अब वही कुंवारापन ढूंढ रहे हो, अब शादी हो गई, थोड़ा बदलना चाहिए था तुम्हें। तुम रात को जल्दी आया करो, अपनी आदतें बदलो, यारों दोस्तों के साथ बैठना थोड़ा छोड़ दो, शराब नशा पत्ता जरा त्याग दो, मेहनत करो, जॉब ले लो, कामकाज करो, तुम्हारी शादी हो गई। ये उस पर परिवर्तन आए। ऐसे ही कुछ महिलाओं पर भी परिवर्तन आते होंगे, बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, ज़रा ध्यान रखा करो। हमारे समाज में जैसी बातें होती हैं मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको, जो बता रहा हूँ। घर परिवार का ख्याल रखो, पति को खुश रखो। कैसे खुश रखो? अच्छा खिलाओ पिलाओ और घर को साफ़ सुथरा बढ़िया रखो। समझ आई? इस तरह की बातें तुमने सुनी होंगी। तो मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे नहीं हुई? दोनों को बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संबंध में आ गए, संपर्क में आ गए। बदलाव आया ना, फिर दोनों और बदलेंगे जब विवाह के पर्यंत संतान होगी। दोनों ही चेंज हो गए। पहले दोनों एक दूसरे के ही प्रति ध्यान में थे, एक दूसरे से ही झगड़ते लड़ते थे। अब ध्यान ही बदल गया, तीसरे पे आ गया। अब दोनों एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि ध्यान एक तीसरे का भी रखना है। विचारों में, चर्चा में वो तीसरा ही रहता है। घूमने फिरने जाने की कंसिडरेशन सिर्फ उस तीसरे के बेसिस पे है। सब कुछ उसके अराउंड घूमने लगा। तो मैरिज फिर एक इंस्टीट्यूशन कैसे नहीं हुई? बीइंग इंडिविजुअल अनमैरिड, आप पे कितने अलग से कंस्ट्रेंट थे, आपका लाइफ कंडक्ट करने का वे ही अलग था। लेकिन अब बीइंग मैरिड नए कंस्ट्रेंट्स आ गए, नए प्रिविलेजेस भी आए, लेकिन अब लाइफ वैसे लीड नहीं करते। बीइंग पेरेंट्स टोटली चेंज, अब कंस्ट्रेंट एकदम अलग हैं और सब ऐसे नहीं घूम फिर सकते कि बच्चा पड़ा हुआ मिट्टी में बाहर खाली प्लाट की भांग में और खुद अपना चिल मार रहे हैं और अपने फ़ोटोशूट चल रहा है, अपने बच्चे यार दोस्तों कह रहे हैं गाय ओके, और बच्चा उधर भांग में पड़ा हुआ है किधर। नहीं, पहले बच्चे की देख रेख, उसको पूरा अच्छा पालन पोषण, खिलाना पिलाना, स्कूल कॉलेज अच्छा। तो यही बातें हमारे संस्कारों में पहले से आई हैं। खुद चाहे कपड़े पहनने की सुध बुध भी ना हो, उसने बेहतर पहना कि नहीं बच्चे ने, ये बड़ी बात आया नहीं। इस ये जो कभी बच्चा था जवान होगा तो अलग था, विवाहित हुआ तो अलग, आज पिता हो गया तो अलग। तो मैरिज फिर एक इंस्टीट्यूशन कैसे नहीं हुआ? तो मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से ये जो किनशिप होती है, ये भी पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन होती है अपने आप में, आपको बदल देती है। कहाँ तो देखिए आप पुत्र थे, कितने बढ़िया पुत्र थे, शाहजहाँ आपको माना करते थे, आप उनकी संतान की तरह थे। लेकिन आपका सरीका, आपके बाकी के भाइयों ने आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दी कि गद्दी कहीं वो ना ले जाएं। आप एक खूंखार लड़ाकू में बदल गए, एक योद्धा में बदल गए। पिता को कैद करा दिया, भाइयों को भी मरवा दिया और अंततः बादशाह की गद्दी तक पहुँचे और जाने गए औरंगज़ेब के नाम से। तो किनशिप ना होती तो शायद आप उस तरह के भी ना होते। तो बदला, आपको चेंजेस आया आप में। फिर वही किनशिप ने आपको और भी शेप किया आगे जा कर के फर्दर। तो शरीका, परिवार, भाई बहन हमें बदलते हैं। आई बात समझ में? हम पर बहुत से रूल्स ऑब्लिगेशंस आती हैं, ये चीज़ हैं। बहुत सी चीज़ें आज हम, आपको पता है कई बार माता पिता लिटरली अपने बच्चों के इतने क्लोज होते हैं कि एक समय पे तो उनका दिल मानता है पूरी तरह से कि जैसा बच्चा चाह रहा वैसा कर ही दें। कई बारी उन्हें आप गिड़गिड़ाते भी देखेंगे अपने बच्चे के सामने कि बिरादरी मानेगी नहीं, मत करो, हमें मजबूर मत करो इस काम के लिए, इस बात के लिए बिरादरी नहीं मानेगी, माने भाईचारा नहीं मानेगा, मतलब हमारी किनशिप नहीं मानेगी, सरीका मानेगा नहीं। तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट है, हम मान गए तुम्हारी बात, तुम जायज़ हो, सही हो, हम मान गए, लेकिन अब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते कि मत करो। इतने बड़े स्तर पर जब आपको वो इंस्टीट्यूशन बाउंड किए हुए है कि आप कन्विंस हो कि वो जो कह रहा है सही है या कह रही है सही है,
आप वैसा करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये क्या है कि नहीं? इतना बड़ा घूंघट निकल आता है आपका, जैसे ही आपका सरीका आपके सामने आता है तो ये चेंज है कि नहीं, है ना? आपका एक कंडक्ट सरीके के सामने अलग है, अपने परिवार में अलग है, तो ये आपके ऊपर कई ऑब्लिगेशंस हैं। तो सच काइंड ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, ओके। बार बार ये सब समझाते हुए बार बार ये भी चर्चा हो रही है कि हम चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं, क्योंकि शब्द समझ आना चाहिए कि आज हम करने क्या वाले हैं। और जब तक आप अपनी निजी ज़िंदगी से उसे जोड़ ना पाएँ, अपने सराउंडिंग में आपको ये चैप्टर एग्जीक्यूट होता ना दिखने लग जाए, लानत है ऐसे चैप्टर पे और पढ़ाने वाले पे भी, कि जब तक आपको चैप्टर का कंटेंट अपने आसपास नज़र नहीं आ रहा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बुक? बुक किसी उसी सोशलॉजिस्ट ने लिखी है ना जिसने ये सब रिसर्चेस की हैं, देखा है सराउंडिंग में। और जब मैं दोबारा से उसे जीवित करके आपको दिखा ही ना पाऊँ, फिर हम पढ़ क्या रहे हैं? पहले तो ये भी समझना चाहिए। मुझ पर भी एक प्रेशर है सोशल इंस्टीट्यूशन का, और वो सोशल इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन। एजुकेशन का प्रेशर मुझ पे है कि मुझे आपको बेहतर मायने में लिटरेट करना है, फिर उससे भी आगे बढ़ करके एजुकेट करना है। और ये सबका पर्पस होना चाहिए अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, ताकि आप ग्रो कर सकें लाइफ में। और वो मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन एजुकेशन भी है। यही इंस्टीट्यूशन आपको बाउंड करती है, एक समय के बाद आपको अपने परिवार से दूर करती है। छोटे हैं, सारा दिन माता चाहती है बच्चे के साथ बिताएं, लेकिन नहीं, सुबह सुबह स्कूल जाना है। परिवर्तन आया ना आपके जीवन में? शिक्षा बड़ी चीज़ है। राजा के पुत्र हैं, राम हैं, अंतर नहीं पड़ता। ऋषि वशिष्ठ से अब शिक्षा शुरू होगी, जाना होगा। इसके भी आगे वशिष्ठ तो महल में ले रह के पढ़ा देंगे, लेकिन अब आगे की शिक्षा विश्वामित्र से होगी, उसके लिए तो जाना ही होगा। तो वन में रहना होगा, वाटिका में रहना होगा। कितना परिवर्तन आ गया राजा के जीवन में। आने वाले समय में, मतलब आप युवराज हैं, प्रिंस हैं, लेकिन आपकी तो लाइफ ही बदल गई, क्योंकि आप हो गए जी छात्र। आप थे युवराज, आप थे प्रिंस, मैटर नहीं करता, आप छात्र हैं इस समय, क्योंकि सामने खड़े गुरु हैं। शिक्षा आप में इतने परिवर्तन लाती है। तो आपको बहुत से कंस्ट्रेंट्स हैं जो एजुकेशन लगाती है, और बहुत से प्रिविलेजेस भी हैं जो एजुकेशन देती है। तो एजुकेशन की लाइफ में एक कंस्ट्रेंट आता है आपके ऊपर। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, ये पहले बहुत होता था, तब देखो माता पिता के हाथ में थोड़ा रिमोट कंट्रोल भी ज़्यादा था। ये था कि तब होते ही केबल टेलीविज़न था। आज तो मोबाइल पता नहीं, इंटरनेट। तब अक्सर देखना एग्ज़ामों के समय में केबल कटवा दी जाती थी, फिर हो जाते थे तो फिर लगवा दी जाती थी। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी से रंगारंग ज़िंदगी उड़ जाती थी। जब एग्ज़ाम आने वाले होते थे, ज़िंदगी फिर रंगारंग हो जाती थी, जगह एग्ज़ाम चले जाते थे। एजुकेशन ने आपकी लाइफ को कंस्ट्रेंट किया ना एक पॉइंट पे। आप अपनी इच्छाओं के पूर्ति नहीं कर पा रहे हो ना। आपका खेलना बंद हो गया, प्लेग्राउंड गेम डब्बे में बंद करके। तब वो वाली सेगा और वो दूसरी वीडियो गेम्स आया करती थी, उसमें खेल रहते थे WWF वगैरह, जो सब मॉर्टल कॉम्बैट एक गेम होती थी, वो बड़ा खेलते थे हम। फिर वो डब्बे में पैक होकर थर्मोकोल में बेड में घुसेड़ देते थे। फिर जब एग्ज़ाम होते थे फिर बाहर आती थी। आई बात समझ में? ये क्या हुआ, आपकी ज़िंदगी से रस ही चला गया। आपको ऐसा महसूस होने लगा ज़िंदगी नीरस है, बेरस है, बेकार है, क्योंकि आप छात्र हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन आप पे बहुत से कंस्ट्रेंट्स लगाती है, लेकिन फिर आपको देती है प्रिविलेज रिज़ल्ट का। फिर होता है नाम का अनाउंसमेंट, फिर लगती हैं फ़ोटोएँ, फिर आते हैं नतीजे, फिर आप अगली क्लास, और आपको एक बेहतर प्रिविलेज रोज़गार का देती है। आप सक्षम होते हैं अपने लिए लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। यह भी तो एजुकेशन ने दिया। बट एजुकेशन ने आपकी पूरी लाइफ को आप किसी और मैनर में भी लीड कर सकते थे, वैसा होने से रोक दिया। समझ आई? तो आपकी लाइफ सोचो विदा एजुकेशन वाली कौन सी होती? मौज मस्तियाँ, मोटर पे नहाना, गर्मियों में मोटर पे नहाना, बरसातों में सावन में नहाना, सर्दियों में नहीं नहाना, और बाकी मौसम में फिर मज़े, पेड़ों पे रहना, दौड़ना खेतों में, जो मन आए बस करना। बिल्कुल अलग जीवन। वो लोग फिर एकदम से खड़े होकर के ऐसे भी देखते हैं, आपको कुछ मूवी में दिखाया होगा, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो वो उनको देख रहे होते हैं, ये कहाँ जावत है? तो कहते स्कूल, बढ़िया ज़िंदगी है, स्कूल क्या होता है? ऐसे सवाल जब डायरेक्टर मूवी में पूछ रहा है ना, तुमको वो कुछ दिखाना चाह रहा है कि ये एक बच्चे हैं जिन पर एक सोशल इंस्टीट्यूशन कभी चला ही नहीं, वो था एजुकेशन।
ये वाले बच्चे सोशल इंस्टीट्यूशन के अधीन है वो एजुकेशन। तो वो बच्चे जब इन बच्चों के सामने आते हैं ना, वो ऐसे भी कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, तो वो कह रहे हैं हम तो खेलते हैं, मज़े लेते हैं सारा दिन मौज, हमें स्कूल जाना है, ओके हमारा टाइम हो रहा है, हम बहुत पंक्चुअल है, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड है, हमारी ऐसी ही लाइफ है। ये दिखाया जा रहा है तुम्हें अंतर की एक डिसिप्लिन दिखाया गया, एक टाइम बाउंड मैनर में रूटीन है, एक एजुकेशन है। तो यहाँ से एक वर्ड निकल कर के आया ना, यू अनएजुकेटेड। तुम किसी को ऐसा कहते हो ना, और किसी से लाइन भी सुनते हो ना, वह काफ़ी मैंने उसकी बातचीत देखी, बंदा काफ़ी एजुकेटेड था, अब चाहे वो एक क्लास भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने उसकी सिविलाइज्ड बिहेवियर को, उसके डिसिप्लिन्ड बिहेवियर को दिखाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को एक ही वर्ड कह दिया, यार आदमी काफ़ी एजुकेटेड है यार, अब आफ्टर ऑल वो बहुत एजुकेटेड है। क्या बताना चाहा आपने? आपने बताना चाहा इस तीसरे पर्सन को कि वो एक लंबे समय तक एक सोशल इंस्टीट्यूशन के कंस्ट्रेंट्स में रहा है, वो सोशल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन था, तो उसका बिहेवियर फिर रेक्टिफाइड मैनर में डेवलप हुआ है भाई, वो एक रिफाइंड पर्सनैलिटी है। कोई कहेगा कैसे, उसकी एजुकेशन का लेवल देखा, तो आप लगते हो जैसे ही आपको कोई पूछता है क्या कर रहे हो भाई, आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, इस पे भी आप कई बार अपने इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताने लग जाते हो, आई एम फ्रॉम IIT। असल में तुम कन्वे क्या करना चाहते हो कि आई एम फ्रॉम दैट लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, तो मेरे पर उस लेवल के इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स और प्रिविलेजेस हैं, ये मेरी पर्सनैलिटी। ओके आप कहाँ से हो, कह रहा है आई एम फ्रॉम NIT, ओके जस्ट रिलैक्स। आप कहाँ से हो, PTU, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जस्ट चिल देन। और कई बार हम कहते हैं ना ये कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज वाले, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वालों को इंस्टीट्यूट वाले, ये यूनिवर्सिटी वाले इंस्टीट्यूट वालों को भी उनसे कोई आगे वाले। ये कैसे बना आपका माइंडसेट? ये सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फिर अपने आप को ये कहते हैं कि हमने इस सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ एजुकेशन को बेस्ट मैनर में प्रिजर्व करके रखा था, बेस्ट मैनर में प्रोपोगेट कराया, प्रमोट किया, आज हमारा इंस्टीट्यूशन दी बेस्ट है, अब जो यहाँ एडमिट होगा वो दी बेस्ट होगा। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कहना चाह रहा, यही कहना चाह रहा है कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन नामक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके तौर पे हम दी बेस्ट है। हमने उस एजुकेशन नाम की सोशल इंस्टीट्यूशन की सारी ऑब्लिगेशंस हमने निभाई है। तो फिर मोहब्बतें का नारायण शंकर है ना, अमिताभ बच्चन, वो एकदम से ऐसी ही बातें करता है ना, डिसिप्लिन, बेटी भी कूद के ख़त्म हो रही है, सब मर रहे हैं, तो उसमें ऐश्वर्या जो है वो प्यार नहीं कर सकती शाहरुख से, क्योंकि जो पिता है, जो नारायण शंकर जो है, बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ दैट गुरुकुल, और वो गुरुकुल इज़ अ सिंबल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एजुकेशन नाम की सोशल इंस्टीट्यूशन, तो उसके जो प्रिंसिपल हैं उसके तौर पर आपको तो फिर अलाउड ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल के तौर पे मैं बच्चों को तो कुछ और ही बता रहा हूँ, तो तुम कैसे कर सकती हो? तो वो कुदाली मतलब कूद के मर रही है छत से। तो ऐश्वर्या की लाइफ पूरी शेप कर दी एक सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एजुकेशन ने, जो कि ऐश्वर्या को कभी पता भी नहीं हुआ ऐसा भी कर, और शाहरुख कुंवारा रह गया फिल्म में उस सूखे पत्ते के साथ जो गिटार में दबा के रखा था उसने, और बाकी बच्चों को आके उसने ऐसा मोटिवेट किया, दीवार और गेट ऐसा फंदवाया उनसे, उछलवाया, एट द एंड नारायण शंकर को बदल दिया। वो वहाँ पे मूवी में दिखाया कुछ नहीं है, मूवी में ये है कि बीइंग अ लवर शाहरुख खान एक इंस्टीट्यूशन को चैलेंज कर रहा है, वो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन दैट इज़ द एजुकेशन। उसमें शाहरुख खान ये चैलेंज कर रहा है नारायण शंकर को कि समय बदल गया, तू रिजिड है, तेरे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, नीड एज अ प्रिंसिपल ऑलवेज तेरी ही रहेगी, लेकिन अपनी इस रिजिडिटी को उस फ्लेक्सिबिलिटी में दिखा जो बदले समय की नई ज़रूरतें हैं। आज बच्चे म्यूज़िक भी सीखना चाहते हैं, तो उसको जब वो कहता है किस चीज़ के टीचर ने कहता है म्यूज़िक के, तो अमिताभ कहता है आपकी यहाँ पे क्या ज़रूरत, तो वो कहता है मैं बस थोड़ी देर बजाऊँगा ग्राउंड में, बच्चे आ गए तो मैं ठीक, नहीं आया तो मैं चला जाऊँगा। तो वो जब बजाता है, बच्चे आते हैं, अमिताभ को तब जो एक फीलिंग आती है वो ये होती है कि लिटरली मेरे स्कूल कॉलेज में नीड थी म्यूज़िक की, इसने कैसे खींच लिए इतने बच्चे। उसे उस बात की समस्या दिखाई गई। डायरेक्टर ये दिखाना चाहता था कि जो अमिताभ की नज़रों में सोशल इंस्टीट्यूशन नामक वो एजुकेशन है, जो उसने खुद के दिमाग से एक सिस्टम जो माना हुआ है, इससे भी इतर बच्चे म्यूज़िक भी चाह रहे थे, तो म्यूज़िक की क्लासेस भी बच्चों ने लगाई, और शाहरुख ने दिखाया उसको कि ये भी है एक
तो वो एकदम विक्टोरियस की तरह ऐसे खड़ा मूवी में कई बार दिखाया गया है कि जब जब वो ऐसे ऐसे खड़ा है चिल, वो प्रोटोकॉल भी नहीं फॉलो करता, इसलिए अमूमन सीन्स में स्वेटर उतार के कंधे पे बांध लेता है। जबकि नारायण शंकर हमेशा एक ड्रेस कोड में है। वो ये सिखा रहा है कि ठीक है, मेन एस्पेक्ट तुम्हारा और मेरा दोनों का एजुकेशन है, बट तुमको किसने कहा कि म्यूजिक एक एजुकेशन नहीं है? हु टोल्ड यू? म्यूजिक इज ऑल्सो द काइंड ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन तुमको किसने कहा कि कमरों में ही देनी चाहिए? तो शाहरुख ने पहले ही पॉइंट पे ये भी कहा, मैं बाहर ग्राउंड में देना चाहता हूँ, मैं चार दीवारों से बाहर। मुझे लगता है म्यूजिक के लिए खुला आसमान होना चाहिए, एक चलती हुई हवा होनी। पूरी मूवी में कुछ नहीं है, डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर ने सोशल इंस्टीट्यूशन को लेकर के दो लोगों के माइंडसेट का कन्फ्लिक्ट दिखाया। वो बात अलग है, हमने सिर्फ लता मंगेशकर का बैकग्राउंड म्यूजिक ही सुना, इसके आगे भी होती है फिल्म। जितनी ज़्यादा तैयारी IAS PCS की करते जाओगे, मूवी और डीप समझ आएगी। क्योंकि एक राइटर, एक लिरिसिस्ट बहुत डीप होता है, स्क्रिप्ट राइटर बहुत आगे होता है। जब हमारे में डेप्थ खत्म होती है तब हम ऑब्जेक्टिफाइंग करने आते हैं, ऑब्जेक्टिविटी में आते हैं। फिर हमारे पास एक ही चीज़ रहती है, जुत्ते, है ना, जिम्मी चू, शर्ट, गाड़ी, एलॉय। ये गाड़ी, एलॉय, जुत्ते इसलिए गाने के शब्दों में आ गए क्योंकि आज डेप्थ खत्म है। आज कौन सा ही लिरिसिस्ट ये पढ़ रहा है सोशल इंस्टीट्यूशन, और कहाँ ही वो इसे स्टोरी में उतार पा रहा है। तो बहुत ईजी है, उसे वर्साचे से, जिम्मी चू से और पता नहीं किस किस चू से दिखा सकते हैं, लेकिन ये सारी चू वाली चूल खत्म हो जाती जल्दी, वो गाने ज़्यादा नहीं चलते, अंततः फिर कहानी वही चलेगी जो सच है। आई बात समझ? तो ऑब्जेक्टिफाई करना आज की डेट में गानों में इतना प्रोमिनेंट इसलिए है क्योंकि लिरिसिस्ट की खुद की अंडरस्टैंडिंग वीक पड़ गई है सोसाइटी को लेके। वो डीप नहीं जा रहा, वो वही देख रहा है जो आंखों के सामने जस्ट दिख रहा है, जो कि वेनिश हो जाता है। तो गाने भी ट्रेंड की तरह खत्म हो जा रहे हैं, दे आर नॉट एवरग्रीन, ओके, दे आर नॉट सदाबहार। तो यही है नारायण शंकर की और राज की लड़ाई। एजुकेशन नाम के सोशल इंस्टीट्यूशन को लेकर राज का पर्सपेक्टिव कुछ और है, नारायण शंकर का कुछ और है। और राज एंड द एंड एस्टेब्लिश करता है कि नहीं, यही सही था। तो नारायण शंकर एक्सेप्ट करता और उसे ढोल बजते हैं लास्ट में, और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। मूवी में यही था, आपको भी यही समझाया जा रहा है। तो एजुकेशन नाम का इंस्टीट्यूशन भी आपकी लाइफ को बदलता है बहुत बड़े से, है ना। कई बार आप अपनी ज़िंदगी में कहते पाए जाते ना, कुछ किया ही नहीं लाइफ में, पहले तो पढ़ते ही रह गए, पहले स्कूल था, फिर कॉलेज था, और फिर कुछ किया ही नहीं। इसलिए अचानक से ग्रेजुएशन होते ही आप लोग कौन सी धूम मचाना चाहते हो किसी को भी समझ नहीं आता। प्लेसमेंट वाले वो कुछ महीने और कुछ साल, तब आप एकदम से कहते हो लाइफ में वो सब करना है जो हमने कभी भी नहीं किया। कोई पूछता क्यों नहीं किया? क्योंकि एजुकेशन नहीं कुछ करने दिया। तो फिर कोई कहता है क्या ही करना चाहते हो जो सब कुछ तुम करना चाहते हो? तो आजकल किसी से पूछो क्या किया है, सर सब किया है, टेढ़ी सी स्माइल दे के। एक तरफ चाह रहे होते मैं पूछ भी लूँ सबके सामने क्या किया, दूसरी तरफ की ऐसा भी शो कर रहे थे कि मत ही पूछो, मतलब हमने क्या ही किया आप सोच भी नहीं सकते। किए के नाम पे क्या होगा, 2 पैग गए, 2 सिगरेटें, 1-2 चूल और मारे होंगे, कहीं एक आधा ट्रैक लगाया होगा, कहीं एक आधी नदी में गिरे होंगे, राफ्टिंग। इससे ज़्यादा तुम क्या ही कर लोगे यार। तुमने कौन सा ऐसी कोई थीसिस दे दी जिससे साला कि ये पता लग गया कि वो उन महाराष्ट्र के सूखे 4 गाँव में पानी पहुँच गया? ऐसा कौन सा को तुमने वो बहुत बड़ा किया है? ये 5 काम जो चुल जिसे कहते हैं ये किए हैं, लेकिन हम बताते हैं हमने बस सब किया, लाइफ जी ली हमने। वो जैसे तुम लाइफ जीना कह रहे हो वो घिसड़ने वाले एस्पेक्ट है, वो सब बहुत पीछे रह जाती चीज़ें। लेकिन ये भी है क्योंकि तर्क हम यही देते हैं कि यार अब वो सब करना है जो हमने नहीं किया। कोई पूछे क्यों नहीं, यार एजुकेशन करने ही नहीं दिया गया कभी। बचपन से हम पे यही प्रेशर डाला गया कि या तो IIT या NIT, और जब उतने के लायक हुए तो NDA CDS, उतने के लायक हुए तो सिविल सर्विसेज, और वो सब करा के बैठे आज हम MNC में ही हैं। यहाँ ये हो गई ज़िंदगी हमारी झंडू, समझ आई? इसी में भी रवि किशन ने एक डायलॉग दिया, ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो वो सोशल इंस्टीट्यूशन को ऐसे डील कर रहा है, कहता है देखो मुझे जीने तो देंगे नहीं है, फैमिली, मैरिज, किनशिप, लॉ, रिलीजन, एजुकेशन, ज़िंदगी में मेरी 36 तरह के सोशल इंस्टीट्यूशन घेरा डाल के बैठे हैं, तो ज़िंदगी झंड बा, लेकिन पर मैं ही रहूँगा, यानी कि फिर भी घमंड बा। अब जो है सो है, ये समझाना चाहिए। अभी किशन को खुद को नहीं पता, लेकिन हमने डायलॉग के बाद जो जिस राइटर का उसने डायलॉग पढ़ा है, बताना वो यही चाहता है। क्योंकि एट द एंड होते आप इंडिविजुअल ही हो, हर सोशल इंस्टीट्यूशन आप पे एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन काउंट
काउंट हर सोशल इंस्टीट्यूशन की एग्जिस्टेंस, एविडेंस और ग्रोथ आपसे ही होती है कि उस सोशल इंस्टीट्यूशन ने आपको क्या बनाया, उसको समझने के लिए रिपोर्ट कार्ड आप हो। तो चाहे फैमिली था, चाहे किनशिप था, चाहे मैरिज थी, रिलीजन थी, एजुकेशन था, लीगल था, इन सब इंस्टीट्यूशन हैं कि नहीं, इनका कितना असर हुआ कि नहीं, या कितने सफल हुए कि नहीं, जानने के लिए रिपोर्ट कार्ड कौन है? इंडिविजुअल। रिपोर्ट कार्ड कौन है? जब मुझे ये देखना होगा इस कंट्री का लीगल सिस्टम, तो मैं कहूँगा बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीजन है यार, तो मैं आपको देखूंगा, आप कहेंगे हम वही द जैपनीज, कहेंगे वाई यू आर सो जैपनीज, वी आर हाईली अबाइडिंग बाय द लॉ, ओके, वी आर लॉ अबाइडिंग पीपल। तो आप भी बातें करते करते जापानियों को देखो यार, मतलब कानून ना तोड़ते ना किसी को तोड़ने देते हैं। शुरू शुरू में यही तर्क दिया गया था, वहाँ कोरोना फैल ही नहीं सकता, वो लोग मास्क नहीं उतारते कभी मुंह से, लॉ अबाइडिंग पीपल है। और दूसरी तरफ जब आप हिंदी मूवीज़ में देखते हैं, हमारे बंदे पंजाब भी बाहर गए होते हैं, तो वहाँ पर वो जो गाड़ी उड़ी चलाते होते कहते हैं अरे यार थोड़ा पंजाबियों की तरह मजा लो यार, चलाओ चलाओ गाड़ी चलाओ पूरी रफ्तार में, तो थोड़े नियम तोड़ते हैं। वहाँ पर कोई इंडियन पुलिस वाला अगर मिल जाए अमेरिकन यूनिफॉर्म में, तो कहते हैं पाजी आप तो अपने देश से ही हो यार, छोड़ दो, आप तो जानते ही हो, क्या कन्विंस करना चाह रहे हो कि आप उसे बता रहे हो यार हम कौन सा कानून मानते हैं, मान जाओ यार। तो फिर वो आपको बताता है आई एम अमेरिकन, ओके, आई एम एन अमेरिकन पुलिस, जो रूल ब्रेक किया है फॉलो करना पड़ेगा। एक मूवी थी, ये भी एक ऐश्वर्या राय की मूवी थी, उसमें परेश रावल अमेरिकन इंस्पेक्टर बना हुआ था और उसमें अक्षय खन्ना था। तो इनसे कुछ रूल टूट जाते हैं तो परेश रावल को कहते हैं भाई भाई हमें माफ़ कर दो, हम तो इंडियन ही, नो इंडियन में था रूल्स। तो आप ही से रिपोर्ट कार्ड मिला, तो इसी तरह से आईआईटी का रिपोर्ट कार्ड भी आप हो। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इतना प्रॉमिसिंग क्यों है? क्योंकि आप, आपकी प्लेसमेंट्स, आपकी इनोवेशंस, आपकी पर्सनैलिटी से वो इतना बड़ा है, दैट इज़ ऑल। और उनके लेक्चरर्स, उनकी जो नॉलेज है वो उससे बड़ा है। आई बात समझ में? और आपका घर बहुत सही नियमों में आदर्शवादी, किन की वजह से? आपका बिहेवियर, समझ आई? आपका बिहेवियर देख के कोई कहे अरे भाई ये कौन है, अरे चौबे जी के परिवार है ये, समझ आई? सबसे सम्मानीय। ये मैं चौबे और ऐसे शब्द इस्तेमाल इसलिए करता हूँ कि क्लास में कोई नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि हमारी क्लास में कोई चौबे छब्बे कोई भी नहीं है ना। अगर मैं रंधावा, बाजवा, टिल्लों, गाड़ों, गिल, शेर गिल और सारे इस्तेमाल करने लगे, फिर किसी को होगा कि हमारा क्यों नहीं लेते, तो इसलिए चौबे ठीक है। तो चौबे जी के परिवार से हैं ये। त्रिपाठी कहूँगा तो तुम्हें मिर्ज़ापुर याद आ जाएगी, ये भी एक वेब सीरीज़ है, तो इसलिए मैंने अब थोड़ा लेना छोड़ा है उसको, मतलब कि वो नाम लेना छोड़ दिया फ़िलहाल के समय में। वैसे त्रिपाठी माने जो 3 पाठ हैं, यानी कि 3 वेदों के ज्ञाता। द्विवेदी माने कि जो 2 वेदों के ज्ञाता। चतुर्वेदी यानी कि जो 4 वेदों के ज्ञाता। तो ये सरनेम ऐसे आए, द्विवेदी, त्रिपाठी, चतुर्वेदी। आई बात समझ में? ये इस तरह से आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। मिश्र मतलब मिश्रा, मतलब पूरे ज्ञान का समस्त है मिश्रण, मिश्र, ओके। तो ये सरनेम कुछ इस तरह से। तो त्रिपाठी है बड़ा पायस, वो बात अलग है कि वेब सीरीज में क्या किया उन्होंने, लेकिन है बड़ा पायस, इस बात को हमें समझना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? कहानी क्लियर हुई सारी? चौबे जी का परिवार, बिहेवियर देख के आपने सीधा किधर इंगित कर दिया, चौबे जी के परिवार से हैं ये। और दूसरी बात, जैसे ही आपने ऐसा किया, बेटा तुमसे तो ये उम्मीद ना थी। क्यों? अरे चौबों के परिवार से हो तुम यार, चौबे, तुम ये सब कर रहे हो, है कि नहीं? क्लियर? मुझे लगता है पूरी तरह से स्थापित है कि चैप्टर है क्या, चैप्टर कराना क्या चाहता है, समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो वो ये कह रहा है कि सोशल इंस्टीट्यूशन ये सारे हैं। अब कभी रट्टा मारना पड़ेगा ये सोशल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, ये तो ऐसे रटने बैठ जाते हैं। एक फैमिली तो है, इसके बाद आर से क्या था, रिलीजियस, ई से वाला एजुकेशन। अच्छा, तो ट्रिक्स बड़ी घूमती इंटरनेट पे, आर ई मापो से करके ऐसे पढ़ो सारे याद हो जाएंगे। कितनी ट्रिक देख सिखाओगे यार, कितनी सारे, कितने सिखा दोगे। अरे रिवर्स की ट्रिक, रिवर्स की ट्रिक, माउंटेन रेंजेस की ट्रिक, इनकी ट्रिक, 2-3 हज़ार तो ट्रिक्स ही हो जाएंगी। इससे बेहतर है तुम उसे ज़िंदगी सिखाओ,
कोई ट्रिक थोड़ी ना होती लाइफ में यार, लाइफ इज़ नॉट ट्रिकी, ओके, लाइफ इज़ सोल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन अगर आपका किसी ट्रिक से है तो वो ट्रिक को भी सोल्यूशन का पार्ट बनाते हैं, सॉल्व करते हैं उसे आगे। फैमिली, मैरिज, किनशिप, सेकंड पॉलिटिक्स, देन इकोनॉमिक्स, देन रिलीजन, देन एजुकेशन, ये सारे आपके सामने खड़े हैं एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। अब सवाल ये खड़ा होता है सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी। प्रैक्टिकली तो बहुत बातें अभी समझाई, डेफिनेशन को प्रैक्टिकलिटी में समझते हैं। एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स established or at least acknowledged by law or by custom। आई बात समझ में। इंस्टीट्यूशन वो होता है, और मैं बार बार ये कहता हूँ, हम भी एक इंस्टीट्यूट हैं, फोकस IAS PCS इंस्टीट्यूट, और पहले दिन से मैं समझाता हूँ, बिल्डिंग, कांच, रिसेप्शन, उस पर बैठे रिसेप्शनिस्ट से इंस्टीट्यूट नहीं होते। इंस्टीट्यूट होते हैं अपने रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, डिसिप्लिन से। दैट इज़ द, तो फैमिली भी मैं आपको बार बार समझाता रहा हूँ कि फैमिली इन इट सेल्फ इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जबकि उसके बाहर लिखा नहीं होता फैमिली इंस्टीट्यूशन, ऐसा लिखा होता है बट है। आप ही लोग फिर कहते हो ना हमारी फैमिली की एक प्रेस्टीज है, यानी कि प्रतिष्ठा। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं हो तो प्रतिष्ठा किधर से ला रहे हो, समझ आई। सो एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स established or at least acknowledged by law or by custom। ये रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं। ये इंस्टीट्यूशन या तो एस्टैब्लिश या एटलीस्ट एक्नॉलेज्ड होती हैं बाय लॉ और बाय कस्टम। ठीक है, तो हमारा इंस्टीट्यूशन जैसे बाय कस्टम, कस्टम क्या है, एजुकेशन सैद्धांतिक तौर पर देना, ये हमारे देश का एक कस्टम है, विश्व का भी यही कस्टम है। तो हम उस मैनर में खुद को इंस्टीट्यूशन कह के पुकार रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारा इंस्टीट्यूशन है जो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू रूल्स। ऐसा नहीं है कि मन ही नहीं कर रहा, सोमवार को क्लास है और मैसेज किया मन नहीं है आज। हाँ, कभी ऐसा हो भी सकता है कि परिवार में कोई, लेकिन मन ही नहीं। आप कह रहे हैं सर क्यों, बस यार मौज, क्या बस बहुत हो गया, अब देखेंगे 2-3 दिन बाद फिर मन हुआ तो आ जाएंगे। कोई रूल ही नहीं है। आप यहाँ पर आए, कोई मतलब उछल के किसी गोदी में बैठ रहे हैं, किसी को किधर भी बैठा रहे हैं, कोई नियम ही नहीं, कोई पद्धति ही नहीं, काम करने का कोई सिद्धांत ही नहीं। दैट इज़ नॉट द सिस्टम। तो आप कहेंगे यार उस इंस्टीट्यूट का तो कुछ पता ही नहीं चलता यार क्या चल रहा है उसमें। आई बस कई बार बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बड़ा तगड़ा, बड़ा अच्छा, मैंने कहा कि बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा, और वहाँ आप गए और एट द एंड आपने गेन कुछ नहीं किया, क्योंकि समझ ही नहीं आया कुछ हो क्या रहा था, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहा था, या फिर रूल रेलेवेंट नहीं थे आपकी ग्रोथ के लिए, रूल रेलेवेंट नहीं थे। ये भी एक दूसरी बड़ी चीज़, रूल रेलेवेंट भी होने चाहिए, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। सो एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, अभी समझेंगे हम, एस्टेब्लिश्ड और एटलीस्ट एक्नॉलेज्ड बाय लॉ और बाय कस्टम, एंड हुज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट टेकिंग दोज रूल्स इन टू अकाउंट। Institution impose constraints on individuals. They also provide him or her with opportunities। तो आप पे constraints भी लगाते हैं, आपको opportunities भी देते हैं। अब हम इस definition से क्या समझे कंवल जी कि एक संस्था क्या होती है। सामाजिक संस्थाएं जैसे कि परिवार है, शिक्षा है, धर्म है, राजनीति है, और परिवार के साथ हमारा कुल है, यानी कि हमारा कुटुंब सारा का सारा, ये सभी, ये अर्थव्यवस्था है, ये सारे के सारे हमारे संस्थाएं हैं सामाजिक। क्या होती है कोई भी संस्था, क्या होती है संस्था, क्या होती है। ओह वेरी गुड, अच्छा, जैसे रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही है, जैसे कि देखिए, जब हम यहाँ पर रूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ समझो मेरे बच्चों, यहाँ पे भी मैं तुमसे रट्टा नहीं मरवाऊँगा। देखिए, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, हमने एक व्यवस्था बनाई, किसकी, कंपटीशन की तैयारी करने की। कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा, आपके किसी के प्रति आप स्पर्धा रखते हैं।
तो एक प्रतिस्पर्धा की तैयारी आपको करा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जैसे कि सिविल सर्विसेज की। तो ये व्यवस्था हमने की, हमने क्लासरूम, हमने चेयर्स, कैमरा, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स, बोर्ड, पंखे, बिजली, हर चीज़ की मैंने इस काम के लिए एक व्यवस्था की। आई बात समझ में? अब अंततः जब हमने व्यवस्था कंपटीशन की कर दी है, ये कल भी चलना चाहिए ना, ये कल भी आप यहीं आने चाहिए, परसों भी आप यहीं आने चाहिए, ठीक है। जिस गुणवत्ता से, जिस क्वालिटी से मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया, आप यही एक्सपेक्टेशन करेंगे ना कि मैं उसी गुणवत्ता से आगे भी बढ़ाता रहूं। जिस तैयारी का प्रॉमिस करके, सिविल सर्विसेज का प्रॉमिस करके बुलाया, ऐसा फील हुआ कभी कांस्टेबल की तैयारी कराने लग गए, तैयारी कराने आईएएस की बना रहे एसआई, सब इंस्पेक्टर। ऐसा भी बहुत से इंस्टीट्यूट में जाके हमें फील होता है ना, सर बोर्ड पे लिखा हुआ आईएएस पीसीएस, और लेके बैठ गए, हमें क्वांट रीजनिंग कौन से क्वेश्चन पता नहीं। सर उन्होंने तो मुझे मतलब कि तैयारी करा दी क्लर्क की। बच्चे आते हैं मेरे पास ऐसे, उसे मैं संस्था नहीं कहूँगा, हालांकि वो अपने नाम के साथ इंस्टीट्यूट ही लगाते हैं, क्योंकि जिस एम की, जिस उद्देश्य की तुम तहत एक व्यवस्था बनाई थी, एक दिन, उसके अगले दिन और उसके अगले दिन भी उसी उद्देश्य के तहत वो व्यवस्था बनी हुई है कि नहीं। तो गुणवत्ता, उद्देश्य, पद्धति, कार्य करने की पद्धति हमारी क्या है। 3:30 से 4 बजे के बीच में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, खड़ा होता हूँ और मैं एक लेक्चर देता हूँ जिसमें कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग विद ऑल द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे फोकस होता है। लेक्चर रिकॉर्ड होता है, आपको देता हूँ, आप अपने उसके बेसिस पे नोट्स बनाते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लार्जर कंसेप्ट पे करते हैं। ये हमारी कार्य करने की एक पद्धति है। इसी पद्धति को मैं आगे आगे बढ़ा रहा हूँ, इसमें और विकास कर रहा हूँ। इस पद्धति में ऐसा कभी हुआ मैं आगे ऐसे लेट गया, लेट के अब लगा हुआ हूँ, या कुर्सी बैठ के टांगे सामने वाली कुर्सी पे रख के बैठा हुआ हूँ। पद्धति है काम करने की, जिसमें कि आप भी आते हैं तो कुर्सी पे बैठते एक पद्धति है। इसी पद्धति को हम नियमवार तरीके से हर रोज़ फॉलो करें। आपको नहीं लगता है इसी से डिसिप्लिन वर्ड आता है, अनुशासन, यानी कि प्रतिदिन हमें इस पद्धति का पालन करना है। ये एक तरह से इस कक्षा का ऑर्डर हुआ, शासन, इसके अनुरूप ही ये चले, ये हुआ अनुशासन, तो ये हुआ ना डिसिप्लिन। तो हम इस तरह से चलते हैं। तो पहले दिन से जिस उद्देश्य को लेकर के चले, जिस गुणवत्ता से चले, जिस पद्धति के तहत चल रहे हैं, जो प्रक्रिया हम पालन करना चाहते हैं, ये व्यवस्था इन सब मापदंडों पर इसी तरह से चलती रहे। इसके लिए कुछ नियम बनाऊंगा कि नहीं, इस व्यवस्था के लिए नियम जो स्थापित करेंगे वो इस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए उन सब एलिमेंट्स में, जैसे कि गुणवत्ता, जैसे कि पद्धति, हर चीज़ के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है जो इस व्यवस्था को नियमबद्ध तरीके से चलाएं। तो ये संस्था हुई। तो इस व्यवस्था को चलाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता हो गई, नियम। और जैसे ही नियम आ गए तो क्या हो गया, संस्था, इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए बार बार एक शब्द मैं कहता था पहले दिन से कि दिस इज़ नॉट ट्यूशन सेंटर, दिस इज़ नॉट कोचिंग सेंटर, दिस इज़ नॉट अकेडमी, दिस इज़ इंस्टीट्यूशन। क्योंकि हम नियमों के तहत चल रहे हैं और वो नियमों से जो संस्था है वो इस व्यवस्था की पालना करा रही है, तो संस्था है। आई बात समझ में? अब ये जो मेरी संस्था है, ये जो मेरे नियम हैं, ये किससे आते हैं? द कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ अ मेंटर टूवर्ड्स अ मेंटीज, the concept of divine obligations by the God, the cultural obligations, the customary obligations, the legal obligations, so many different obligations, that is the customary obligations. इनके बेसिस पर, इनके द्वारा acknowledged और इनके द्वारा एक तरह से अप्रूव्ड सिस्टम के तहत ही यहाँ पर मैं संस्था चला रहा हूँ। आपके पेरेंट्स लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, इस बात को लेकर के दे आर फुल्ली अश्योर कि इस संस्था में हमारे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ लड़के, लड़कों के साथ लड़कियां, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हम प्रॉपर कस्टमरी मैनर में चल रहे हैं। तो इससे ये संस्था को मान्यता मिली। तो ये संस्था एक्नॉलेज्ड बाय द कस्टम है, ओके। और ये क्योंकि हमारे लेक्चर्स पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हमारा पेटेंट के तहत रजिस्टर्ड है, हम इनकम टैक्स और बाकी नियमों की पालना कर रहे हैं, सभी के सभी जो एडवर्टीज़मेंट के लॉज हैं उनकी पालना कर रहे हैं, जितनी क्लास में स्ट्रेंथ है कोविड के तहत उसकी पालना हो रही है।
ऑल द रूल्स, तो वी आर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑल्सो। ओके, तो वी आर वर्किंग एज एन इंस्टीट्यूशन। इस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशंस आती हैं, तो इसे समझिए। एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स, और रूल्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यह रूल्स हैं तो संस्था है, संस्था है तो व्यवस्था है। इसी तरह से हर फैमिली की एक व्यवस्था होती है। फैमिली इन इट सेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। फैमिली इज़ अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट, इट इज़ अ व्यवस्था। ये चलती ही रहे तो उसके कुछ रूल्स बना लिए हमने, बेसिक रूल पेरेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं, बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। ये सुबह से शुरू हो जाते हैं कि सुबह उठते ही कई घरों में नियम है, बड़ों को सत श्री अकाल प्रणाम, पैर छूना, मत्था टेकना और अपना फ्रेश होना और अपना प्रॉपर रूटीन फिटनेस एक्सरसाइज और फिर नाश्ता। तो कई परिवारों में रूल है कि नाश्ता इकट्ठे करेंगे या डिनर इकट्ठे करेंगे या लंच करेंगे। हमने रूल बनाए ताकि हम एक परिवार के रूप में जो व्यवस्था है हम चलते ही रहें। एक अरेंजमेंट है फैमिली। जिस दिन ये व्यवस्था ये अरेंजमेंट हिली, फील आना बंद हो जाएगी कि हम एक, तो उस दिन कोई आदमी इरिटेट होकर कहेगा हो क्या गया, सबको फैमिली है कि नहीं है, किधर घुसे पड़े हैं सारे अपने अपने कमरे में, किसी को किसी के दुख सुख से कुछ लेना देना नहीं। इसके ऊपर गुरदास मान की एक लाइन है पंजाबी में, जेड़े घर विच एक दूजे दी पुछ प्रतीत नहीं, ऐसे घर नौ चंगा लोको कोठा रंडी दा, जेड़े मुल्क दा खाइए ओदा बुरा नहीं मंगीदा। तो वो क्या कहना चाहता है, किसी को कोई लेना देना नहीं किसी से, अपने अपने पड़े हुए हैं सारे, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, किसी का किसी से कोई कंसर्न ही नहीं। मतलब जो अरेंजमेंट किया हुआ था कि एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे, विकास में एक दूसरे के साथ हमारी जो अफिनिटी थी बाय ब्लड, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय वार्मथ, खत्म। तो अब का एक घर है फिर। तो द कंसेप्ट इज द घर एंड द मकान, बड़ा फर्क है। मकान तो है, नेम प्लेट तो है, घर उड़ गया कहीं, घर कहीं फुर्र हो गया। और जबकि घर होता तो गाड़ी में बैठ के सारे खुले मैदान में भी बैठे होते, पिकनिक कर रहे होते, तो दिखता कि घर है एक, तो सारे पूछते अच्छा वो फैमिली, ये सारे एक ही फैमिली के लग रहे हैं। और इधर घर में कोई गेस्ट आ गया और कह रहा है ये तो वो फैमिली रही नहीं यार, हैं तुम तो यार वो फैमिली ही नहीं हो, तुम तो रंग ढंग उड़े हुए तुम्हारे, बदले हुए हैं सारे, मकान वही है घर नहीं है, मैदान खुला है लेकिन घर है, मकान भी नहीं है। तो भी गेम खाली घर और मकान की। अपन मकानों को ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं, घर ख़त्म हो रहे हैं। इस पे भी सोसाइटी तुमको विचार करने को कहती है। इसलिए वृद्ध परिवार के सदस्य और अजीब ही हो रहे हैं, ट्रॉमा, टेंशन, और युवा के साथ एक भयंकर शब्द जुड़ गया, डिप्रेशन। समझ ही नहीं आया इस देश में कहाँ से, किसी ने इस देश में ये वर्ड कहीं सुना भी नहीं था, कहीं था भी नहीं। आज से कई साल पहले की बात है, कहीं में सुना, डॉक्टरों को भी नहीं पता था, इसकी कोई दवाइयाँ भी नहीं बनती बुनती थी, एक ही शब्द होता था, पागल हो गया ये डिप्रेशन तो कुछ नहीं था। ये नई अर्बनाइजेशन की नए रंग आई बात समझ में। तो आप हो गए भैया डिप्रेशन, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है उस परिवार के मेंबर को नहीं पता। जबकि अरेंजमेंट क्या था, सारे एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, गलत को सारे मिलकर रोकेंगे, सही को ये अरेंजमेंट था, ये व्यवस्था थी। इसके लिए रूल बना था कि सारे शेयर करेंगे। कब? ब्रेकफास्ट टेबल पे, डिनर टेबल पे, या सारे एक साथ बैठ के टीवी देखेंगे, बेडरूम में टाइम स्पेंड करेंगे। इवन पहले रूम्स भी शेयर्ड होते थे, बच्चों के रूम एक होते थे, कई बार बच्चे माता पिता के साथ भी रहते थे, माता पिता के रूम एक होते थे। इस तरह से एक सिस्टम था, व्यवस्था बनाई गई थी, यानी कि अरेंजमेंट बनाया गया था। अरेंजमेंट खत्म, व्यवस्था खत्म, संस्था भी खत्म, फैमिली नाम का इंस्टीट्यूशन भी फुर्र हो गया। अब किसी की किसी पे नहीं चल रही है। तो फिर जैसे ही कभी आप एकदम से इंस्टीट्यूशन वाली अथॉरिटी एग्जीक्यूट करने आते हो ना, तो आगे से एक लाइन आती है, आपका मुझ पे कोई राइट है पापा? है? आपको पता भी है मैं कब बड़ा हो रहा था, मैं कहाँ जी रहा था, मैं कहाँ मर रहा था, आपका मुझ पे कोई राइट नहीं है को। उस दिन पापा कुर्सी पे बैठ जाते और उस दिन पत्नी आती है, कहते हैं ये क्या कर लिया हमने। तब वो सिखाती कि आप तो पैसे ही कमाते रह गए, ये तो बहुत दूर चला गया। ऐसी ही फिल्में बनी है बेटा। एक फिल्म में जितेंद्र बड़ा गरीब होता है एक समय में, मौसमी चटर्जी से उसकी शादी हो जाती है।
इतना अमीर हो जाता है बाद में, इतना अमीर कि मौसमी चटर्जी को ही भूल जाता है, वो बीमार पड़ जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, इसे ये पता तक घर में उस एट द एंड वो जब पूरी बहरा जाती है, तब इसको जब खबर मिलती है तब वो इसे छोड़ जाती है, तब ये पत्थरों में सिर मारता है और ये जस्टिफाई करता है मैं तो तुम्हारे लिए पैसा कमा रहा था। तो एक ही सवाल पूछती है कि मैंने तो तुमसे शादी तब की थी जब तुम गरीब थे, तुम मेरे लिए क्यों कमा रहे थे यार, मैं तो तुम्हें चाहती थी। तो ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं, ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टर ने राइटर ने ये सब्जेक्ट उठाए नहीं है, ये बहुत पुराने सब्जेक्ट हैं और आज दिन तक सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर में यही है, क्योंकि आतंकवाद इसी घर से पैदा हो रहा है ना। फिर ये जो कह रहा है कि तुम पापा आपको पता भी है मैं किस थॉट में था, वो कहाँ था। तो जब फैमिली नाम के इंस्टीट्यूशन की इस पर अथॉरिटी कम, तो फिर नॉन स्टेट एक्टर्स भी एक वर्ड होता है, वो आगे जाके समझ आएगा, आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर, उनका इस पे फिर गिरफ्त बढ़ती है। मेरे फैमिली से बाहर जब टूटा फूटा घूम रहा है तो कोई भी इसे अपने कंट्रोल में ले सकता है। तब जब ये उनके कंट्रोल में आ जाता है तो फिर वो इसे रिमोट कंट्रोल की तरह चलाते हैं और फिर परिवार सोचता है कि हम बहुत पीछे चूक गए, हमें समय पर आना चाहिए था। तो कई बार हम अपनी अथॉरिटी गवा चुके होते हैं और एकदम से एग्जीक्यूट करने आ जाते हैं, तब सामने वाला कहता है तुम हो कौन बे, किधर से आ गए बे, क्या है, चलो हट। क्योंकि अरेंजमेंट हमने तोड़ दिया था, व्यवस्था हमने बर्बाद कर दी, क्योंकि वो व्यवस्था जिन रूल से थी, लंबे समय से रूल ही नहीं फॉलो हो रहे थे, कोई उन रूल्स को फॉलो कर ही नहीं रहा था। और एक दिन आ गए, व्यवस्था ख़त्म करके संस्था वाला डंडा ले गए कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तो फिर वो कहते चलो साइड हो, कोई किसी की नहीं मानता अब तो। दैट इज़ द कंसेप्ट। संस्था के रूप में आप किसी चीज़ को कंटिन्यूअस रखते हैं, इंटेक्ट रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, प्रमोट करते हैं, लेकिन इसके लिए अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि जो व्यवस्था थी वो कुछ नियमों के आधार पर थी, नियम चलते रहने चाहिए तो व्यवस्था बनी रहती है, और यही नियम वो संस्था है, यही नियम वो संस्था है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंस्टीट्यूशन। तो व्यवस्था और संस्था का रिश्ता समझ आ गया, और व्यवस्था को चलाए रखने के लिए नियम चाहिए, समझ आ गया, और नियम ही एक रूप में संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। ओके, तो व्यवस्था से संस्था, बीच में कड़ी है रूल्स। तो वही कह रहे हैं कि वो जो रूल्स हैं वो इंस्टीट्यूशन रूल्स से वर्क करते हैं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन का पर्पस एक अरेंजमेंट को बनाए रखना, चलाए रखना, बढ़ाए रखना है। और अरेंजमेंट व्यवस्था है। व्यवस्था परिवार के स्तर पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्तर पे, गवर्नमेंट के स्तर पे, इकोनॉमी के लेवल पे, या पॉलिटिक्स के लेवल पे। मैनेज तो हमें एक व्यवस्था ही करनी है। देसी भाषा में इसको कई नामों से बुलाया जाता है, ऐसे यार तू सिस्टम मैनेज नहीं कर पा रहा, ऐसा कह रहे थे यार तेरे को सिस्टम नहीं संभाला जा रहा है यार, चल हट। अब वो इतना तो नहीं कह पा रहा कि यार तेरे से अरेंजमेंट व्यवस्था नहीं हो रही। या दूसरी बात वो ये कह रहा है कि यार तेरे बस की बात नहीं है यार, तेरे से तो कोई मैनेज ही नहीं हो रहा। ये सारे शब्द समझ में आ रहे, यानी कि वो एक व्यवस्था मैनेज करवा रहा है आपसे, जिसके कुछ नियम हैं। आप नियमों की पालना ही नहीं कर रहे तो व्यवस्था कहाँ से मैनेज होगी, और नियमों से ही एक इंस्टीट्यूशन डेवलप हो जाता है। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स established or at least acknowledged by law or by custom, and whose regular, ध्यान से देखें, whose regular and continuous operation cannot be understood without taking those rules into account। परिवार को नहीं समझ सकते, उसके रेगुलर और कंटिन्यूस ऑपरेशन को नहीं समझ सकते जब तक आप उस घर के नियमों को नहीं समझोगे। तो कई बच्चे आपके साथ आपके घर में रहने भी आते होंगे 1-2 रातों के लिए, तो वो कहते होंगे यार मुझे तेरे घर का सिस्टम समझ में नहीं आता यार, आई एम, योर फैमिली इज आउट ऑफ माई सेंसेस। क्योंकि अल्टीमेटली उसे पता भी नहीं लग रहा, वो एक सोशियोलॉजिस्ट की तरह 2 दिन से आपके घर को देख रहा है, और आपके घर के कुछ नियम हैं जो उसके घर और उसकी लाइफ से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। इसलिए वो कह रहा है यार मेरे को तेरा घर नहीं समझ आ रहा, क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह से शाम तक, चल क्या रहा है, तू कर क्या रहा है, सुबह उठ के दादू के कमरे में जाके पैर पकड़े बैठा हुआ था, उठ करके तूने जाके इधर माथे टेक रहा था, और ये तुम लोग क्या कर रहे हो अपने घर में यार, सभी देवी देवता भी हैं, गुरु भी हैं, सारे धर्म ही हैं, व्हाट इज़ दिस यार, या तो एक को मान लो या किसी को भी नहीं मान लो। ये भी साले इंस्टाग्राम के पट्टू पढ़ाए हुए हैं, एक को मान लो या किसी को भी नहीं मान लो। भाई तू किसको मानता है, ब्रश नहीं किया अभी तक तूने। मुद्दा ये है कि हर घर के अपने रूल हैं,
उनके घर में दिखाया गया है कि भाई सब एक है, मालिक एक है भाई, चक्कर कोई नहीं, एंजॉय, जिधर जो मस्त लग रहा है, जिससे जो टीचिंग मिल रही है, जिससे जो इंस्पिरेशन मिल रही है, बस करो वर्शिप, तुमको टेंशन नहीं, गेम एक ही है बस। तो इनके घर का अपने कोई रूल है, उसके अकॉर्डिंग इनके घर, इनकी फैमिली है, और ये फैमिली में जो बच्चा जन्मेगा, जैसे भी लोग हैं वो इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो वो कहते हैं हमारा अपना मंदिर है यार, हमारा अपना घर है। लेकिन ये जो आया, ये आके अजीब अजीब टिप्पणियाँ शुरू कर देंगे, और ये लोग जाके मोहल्ले में बात करेंगे, यार उनको देखो यार क्या ही लेके बैठे हुए हैं अपना ही, मतलब वहीं पे गुरु नानक देव भी हैं, वहीं पे देवियाँ भी हैं। जैसे मेरे घर के बारे में मोस्टली ऐसी बातें हो जाती हैं कि वहीं पर यार क्या क्या रखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक दे बन जाने या जट बन जाने, सिख बन जाने, या हिंदू हो जाए। लेकिन मुद्दा ये है, मेरे घर का, ये मेरी फैमिली है और हम उन रूल से चलते हैं, तो हम, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे आगे ऐसे ही चल रहे हैं। जो आ रहा है उसे थोड़े दिन के लिए हमारा सिस्टम, क्योंकि जब तक वो रेगुलर एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन हमारे रूल्स का देखेगा ही नहीं ना, तब तक उसे हमारी इंस्टीट्यूशन समझ आनी ही नहीं। तो इसलिए जब नया बच्चा यहाँ पर क्लास में आता है, इस इंस्टीट्यूट को उसे अंडरस्टैंड करवाने में मैं शुरुआत में उसे कुछ नियम समझाता हूँ कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। जब तक वो थोड़े दिन तक लगातार उन रूल्स को ऑब्जर्व ही नहीं करता एग्जीक्यूट होते हुए, तब तक वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाता कि ये चल ही क्या जा रहा है इस क्लास में, हो ही क्या जा रहा है, सारा कौन अपना ही लगे हों सारे, और ये सर भी अपना ही ग्रुप में लगा, थैंक यू टीम फोकस, मतलब ये क्या होता है, भरमा रहे हैं। नहीं, आपको एक्वेंट करा रहे हैं उन रूल से, ताकि आप इंस्टीट्यूट समझ जाओ। जिस दिन तुम इंस्टीट्यूट समझ जाओगे, तुम भी प्राउडली फिर कहोगे आई एम फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, और मैंने नहीं देखा अपने रहते हुए उन्हें अपने प्रिंसिपल से भटकते। आई कैन प्राउडली से दैट आई एम फ्रॉम इंस्टीट्यूट। दैट इज द कंसेप्ट। सो डेफिनेशन अब कंप्लीट हुई, और अब नहीं तुम भूलते, जिंदगी भर याद रहेगी संस्था क्या होती है, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है। एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स established or at least acknowledged by law or by custom, and whose regular and continuous operation cannot be understood without taking those rules into account. ठीक है। और इंस्टीट्यूशन रोज आप क्लास में देखते हो, इंस्टीट्यूशन impose constraints on individuals but they also provide him or her with opportunities. तो आप पे रोज कई कंस्ट्रेंट्स भी लगते हैं, लेकिन फिर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। जब आप उन्हीं मुद्दों पर किसी से चर्चा करते हो तो प्राउड भी फील होते होगे कि शायद वो ना समझा या पढ़ा होता तो इस पे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन भी ना होता। लेकिन दूसरी तरफ जब कंस्ट्रेंट्स लगते हैं आपके ऊपर, तब आपको हो सकता है ये भी होता हो कि यार बंदिशें बहुत हैं, इस तरह से तो नहीं चलेगा। दैट इज़ इंस्टीट्यूट। डन, डेफिनेशन डन। कोई कंसेप्ट, किसी को कोई समस्या, इस पर भी हमें चर्चा करनी है कि सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के रूप में कि कहाँ कहाँ पर ये क्वेश्चन भी एक्टिविटी का कि कहाँ पर ये आप पे कंस्ट्रेंट करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी कैसे देते हैं। आपको ये सोच के आना है कि ये आपको कंस्ट्रेंट भी कर रहे हैं और ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं। रिलीजन आपको कितनी चीज़ों के लिए कंस्ट्रेंट कर देता है, सोचो। कभी आपने सोचा रिलीजन आपको कितनी चीज़ों पे कंस्ट्रेंट करता है, रोकता है। कितना ही कुछ करना चाहते हो रोकता है ना। जैसे रिलीजन की पालना करते हुए मान लो आप रिलीजियस प्लेस में विजिट कर रहे हो, जैसे गुरुद्वारास, आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है सिर ढक के आना है, ये कंस्ट्रेंट देखा आपने, तो तब आप कह सकते हो यार बाउंडेशंस बहुत हैं। आप लोग वर्ड का यूज़ कर रहे हो, बाउंडेशन बड़ी है। बाउंडेशन इसलिए है क्योंकि वो रूल है, तो वो इंस्टीट्यूशन है ना भाई। जब तक तुम रेगुलरली और कंटिन्यूसली उनके रूल्स को नहीं तुम अंडरस्टैंड करोगे, तब तक तुम्हें भैया वो इंस्टीट्यूट भी समझ नहीं आना फिर। और वो रूल ही तितर बितर हो गए तो इंस्टीट्यूट भी फुर्र हो जाएगा फिर। तो रूल तो समझने ही पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पर तुम पर ये कंस्ट्रेंट्स दाखिल हुए, वहीं तुमने क्या फील किया कि इन्हीं रूल्स की वजह से क्लीनलीनेस, पायसनेस, धक्का मुक्की मुक्त माहौल और ऑडियल मैनर में द कम्युनिटी किचन लंगर, द होली बाथ, सब कुछ को मैं एक्सेस कर पाया। जबकि श्रद्धालु 2.5 से 3 लाख थे, लेकिन हर चीज़ को मैं एक्सेस कर पाया बिकॉज रूल सभी फॉलो कर रहे थे। तो ये थी आपको अपॉर्चुनिटी। वरना 10 लोग घर में आ जाएं तो वही रिमोट टीवी का एक्सेस नहीं हो पाता जो कल तक हमारी हुकूमत में होता है। समझ में आई? तो जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस कंस्ट्रेंट्स देते हैं वहीं अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, ये आपको समझना है। जहाँ पर वही इंस्टीट्यूशन, रिलीजन ने आप पर बहुत से कंस्ट्रेंट लगाए, उसने आपको आइडेंटिटी भी तो दी, और उसी आइडेंटिटी के दम पर आप हो सकता है लाइफ भर
बहुत से प्रिविलेजेस और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लेते रहे हों। जैसे मान लीजिए कि आप अब्रॉड में हैं, आप एज ए स्टूडेंट हैं, और अल्टीमेटली आप एक, मान लीजिए एक रिलीजन, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपका ही रिलीजन वहाँ पर बच्चों के लिए हेल्प डेस्क के तौर पर काम कर रहा है, या फिर आपके लिए लंगर या कोई और व्यवस्था चला रहा है। कई समय तक आप बेरोज़गार थे, आप वहीं पर खाते रहे। मुद्दा ये है कि रिलीजन ने आपको एक अपॉर्चुनिटी भी तो दी उस कंट्री में बने रहने की। नहीं बने रहते तो आगे लाइवलीहुड कैसे अर्न कर पाते हैं, वो बात अलग है। आप तुम मेयर बन गए हो, लॉर्ड बन गए हो, कुछ बन गए हो, लेकिन अंततः तुम्हें टिकाया किसने शुरुआती दौर में? तो जहाँ पर वही धर्म नाम की सामाजिक संस्था तुम पर कई तरह की बंदिशें लगाती है, वही धर्म नाम की सामाजिक संस्था निरंतर एक प्रक्रिया को भी तो चलाए हुए है कि गरीब गुरबों की मदद करनी है, निर्धनों की मदद के लिए आगे आना है, चैरिटेबल हॉस्पिटल, एजुकेशनल सिस्टम्स और इस तरह की व्यवस्थाएं चलानी है। तो फिर तुम उनसे जब लाभान्वित होते हो तब तो तुम्हें व्यवस्था बड़ी अच्छी लगती, तब तुम्हें संस्था ही बड़ी अच्छी लगती। वही संस्था व्यवस्था तुम्हें तब बड़ी गला घटोचती लगती है जब वो तुम्हें प्रतिबंधित करती है, तुम पर नियम थोपती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। क्योंकि जिन लोगों के द्वारा दिन रात वो लंगर बन रहा है वो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड ही होंगे, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बहुत से प्लेजर्स कॉम्प्रोमाइज़ किए ही होंगे। उन जिन लोगों ने अपना अनाज कंट्रीब्यूट किया और अपनी इनकम कंट्रीब्यूट की जिससे वो कम्युनिटी किचन चल रही है, उन्होंने भी वो सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस और वो कंट्रीब्यूशंस किए ही होंगे। तो जब यही नियम उन्होंने फॉलो किए तो वो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। जब उन्होंने खुद का हिस्सा डिवोट किया, खुद की क्रॉप्स शेयर की, कम्युनिटी का खुद को कंट्रीब्यूट किया, ऐसे ही डिसिप्लिन फिर आप पर भी लागू होते हैं जो आपको बंधन लग रहे हैं। वह बंधन वाला एक समाज ही था जिसके तहत आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिले। लेकिन जब वो हम पे निजी बंधन बन के पड़ते हैं तो हमें आग भी बहुत लगती है। जब हमें कहा जाता है ऐसा नहीं करना, ये गलत है, तब हमें एकदम से प्रॉब्लम होती है कि यार व्हाट इज़ दिस, ऐसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं बंधनों के तहत और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं बिहाइंड द स्टेज, तब हम बड़े मज़े से वहाँ जा कर के कड़ी हुई चाय पीने लग जाते हैं। किसी ने मेहनत से लकड़ियाँ एकत्रित की होंगी, पट्टी बनाई होगी, दूध कंट्रीब्यूट किया होगा, चाय तभी बनी और तब तुम्हें वो प्याला बड़ा अच्छा लगा। लेकिन थोड़े पीछे ही सेवादार ने कहा कि चुन्नी ले लें या फिर रुमाल रख लें, तब तुमको बड़ा हुआ यार रिस्ट्रिक्शंस बड़ी है। नहीं, वो रूल है, उसी रूल से वो इंस्टीट्यूशन है, और उन रूल्स को कंटिन्यूअसली और रेगुलरली ऑपरेट होते देखोगे तभी तुमको इंस्टीट्यूशन समझ आएगा। वरना हो सकता है तुम्हें थोड़ी देर के लिए कुछ भी बोगस लगे या रिजिड लगे या रिस्ट्रिक्टिव लगे, लेकिन एक समय के बाद तुम समझ पाओगे यार ऐसा नहीं है। लाखों जूतियों में मेरी जूती 20 सेकंड से पहले आ पाई, क्योंकि कुछ लोग रूल से लगे हुए थे, डिसिप्लिन से। तो वहाँ तुम्हें रूल एक्सेप्टेबल है, अंदर जाके जब तुमको भी डिसिप्लिन होने होगा तब तुम्हें रूल है। तो बहुत से इनडिसिप्लिन मिसक्रिएंट्स लोग आज की डेट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर भी बहुत भौकाल मचाए हुए हैं। यह भी गलत है, तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम सोसाइटी को इस नज़रिए से देखोगे कि वही डिसिप्लिन भी है जिससे ऑर्डर एस्टेब्लिश होता है, व्यवस्था बनती है, और उसी व्यवस्था का तुम लाभ उठाते हो। जब तुम्हें डिसिप्लिन होने को कहते हैं तब तुम्हें अंकुश लगता है, तब तुम्हें रिस्ट्रिक्शन लगती है, तब तुम्हें रिजिडिटी लगती है। ऐसा नहीं होता, ये व्यवस्था ही है, समझ आई। और संस्थाओं का काम है इन व्यवस्थाओं को बनाए रखना, और व्यवस्थाएं बनी रहती हैं नियमों से, संस्थाएं इन नियमों से जानी जाती हैं। निरंतर उन नियमों को समझे बिना तुम इन संस्थाओं को समझ नहीं सकते। यही संस्था की परिभाषा थी। अब समझ में आ गई व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब मुझे लगता है रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, मुझे ज़िंदगी भर तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई पूछे इंस्टीट्यूशन क्या होता है, 1 मिनट में समझा देना कि बेटा आओ इंस्टीट्यूशन समझाते हैं तुमको। तो ये इंस्टीट्यूशन था। पढ़ लें और की रहने दे, 5-10 मिनट और पढ़ लेते हैं, 5-7 मिनट। पूछना पड़ता है, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। चलो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, अगले दिन के लिए मजे लो। ओके बाय।